नेक्स्ट टॉपिक इज लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग का टॉपिक है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, लीज अकाउंटिंग में आप सबको पता है एएस 19 लगता है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो वही हम पढ़ते हैं, वही आपका टॉपिक है। क्वेश्चन 1, वैसे आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे होते हैं सिलेबस में, उसमें अलग से आपको एएस 19 नहीं बोला होता, लेकिन लीज अकाउंटिंग का चैप्टर डाला हुआ तो एएस 19 अपने आप ही कवर है। ठीक है। राया लिमिटेड टुक अ मशीन ऑन लीज from Deluxe Limited, the fair value being 23 लाख। ठीक है भाई, राया लिमिटेड ने डिलक्स लिमिटेड से एक मशीन ली लीज पे। तो राया लिमिटेड कौन है? जो एसेट लेता है वो कौन होता है? लेसी होता है। और जो एसेट देता है वो कौन होता है? लेसर होता है। तो राया इज लेसी और डिलक्स इज लेसर। फेयर वैल्यू कितनी है? 23 लाख। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज लीज टर्म इज 4 years। वो कह रहा है इकोनॉमिक लाइफ और लीज टर्म दोनों क्या है? 4 साल है। तो यहां से मेरे को पता लग गया मेरी जो लीज है वो क्या है? फाइनेंस लीज है। ओके। एट द एंड ऑफ ईच ईयर लेसी पेज 7 लाख टू द लेसर। तो 7 लाख रुपए की क्या है? पेमेंट कर रहा है वो। राया लिमिटेड हैज guaranteed a residual value of 140 on the expiry of the lease to Deluxe Limited। तो जीआरवी होगी ये 140 की। However, Deluxe Limited estimates that residual value will be 50,000। ठीक है, Deluxe Limited कहती है कि वैल्यू 50,000 रहेगी, लेकिन राया कहता है 140। अगर आप लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमें 140 की वैल्यू लेनी पड़ेगी ऐसा जीआरवी। द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। फाइनेंस करने के लिए, लीज कैलकुलेशंस के लिए आपको आईआरआर लेना पड़ता है। वो आईआरआर कितना है? 10% का। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है 10% के, दिस मच दिस मच एंड दिस मच एंड दिस मच। 4 साल के आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसिडर्ड बाय जया लिमिटेड। अच्छा, राया है, जया पता नहीं क्या है, राया लिख लो। एंड द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर एएस 19। तो आपको बताना है कि भाई मशीनरी कितनी होगी और लीज लाइबिलिटी कितनी होगी। ध्यान रहे, एएस 19 क्या कहता है? एएस 19 कहता है कि भाई लेसी जो है वो मशीनरी को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा? जो लेसी है वो मशीनरी को एज पर एएस 19 किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। तो ये सब चीज यहां पर दे रखी है। अकॉर्डिंग टू पैरा 11 ऑफ एएस 19, पैराग्राफ नंबर याद नहीं करना। द लेसी शुड रिकॉग्नाइज द लीज एज एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी। अच्छा, एसेट की वैल्यू हो, लीज लाइबिलिटी हो, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगी? दोनों। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। यहां थोड़ा डिटेल में दे रखा है, आप जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं वैसे भी लिख सकते हो। Recognize the lease as an asset and a liability at an amount equal to fair value of the lease asset at the inception of the lease। Inception मतलब beginning of the lease। However, if fair value exceeds the present value of minimum lease payment from the standpoint of view of lessee। standpoint of view of lessee मतलब क्या हुआ कि present value of minimum lease payment में आप कैसे निकालोगे? जो भी lessee पे करेगा प्लस GRV from the point of view of lessee। The amount recorded as asset and liability should be the present value of minimum lease payment from the point of view of lessee। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो आपको डिस्काउंट लेना है वो क्या लेना है? आईआरआर लेना है इन द लीज, जो कि 10% है। तो हम पहले निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। कैसे निकलेगी? 4 साल है तो ईयर हो गया आपके 1 2 3 4। मिनिमम लीज पेमेंट कितनी होगी? 7 लाख होगी, लेकिन फोर्थ ईयर में कितनी होगी? 840। 840 में क्या आएगा? जीआरवी ऐड हो जाएगी। 7 लाख की तो मिनिमम लीज पेमेंट होगी और 140 की क्या होगी? आपकी जीआरवी होगी। तो टोटल 840। आईआरआर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर उससे मल्टीप्लाई करके जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, सबका टोटल करोगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट होगी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। 23,13,920। बट फेयर वैल्यू कितनी थी? फेयर वैल्यू तो 23 लाख रुपए। तो एसेट और लीज लाइबिलिटी किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगी? 23 लाख के, विच एवर इज लोअर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज 2313920 which is more than the fair value 23 lakh। तो लीज लाइबिलिटी और मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट 23 lakh एज पर एएस 19। क्लियर है? ये प्रोविजन समझ में आता है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेल एंड लीज बैक का है। सेल एंड लीज बैक में मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। सेल एंड लीज बैक में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपकी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट सेलिंग प्राइस के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा। मैं मेन मोटा मोटा तरीके से बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अगर फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा। अगर फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है
तो आपके केस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको डेफर एंड अमोर्टाइज करोगे ओवर द लीज पीरियड। प्रॉफिट के केस में अगर फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है, अगर फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है और अगर लॉस हो रहा है, तो आप देखोगे डब्ल्यूडीवी और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके आप देखोगे कि आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करोगे। ये अलग अलग केसेस बना के दे रखे हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैविंग डब्ल्यूडी ऑफ 6 लाख to B Limited for 800 lakhs and the same machinery was leased back by B Limited to A Limited। सेल एंड लीज बैक क्या होता है? मान लो मेरे पास एसेट है, मेरे पास एसेट है, वो मैंने आपको बेचा, मुझे पैसे की नीड थी, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, मुझे पैसे की नीड थी तो मैंने आपको एसेट बेचा और वही एसेट मैंने आपसे फिर बाद में लीज पे ले लिया। सर बेचा, लीज पे ले लिया, ऑब्वियसली जब मैं लीज पे लूंगा तो आप मुझसे इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे। ठीक है भाई, मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी जिनके बड़े बड़े हैवी एसेट्स होते हैं वो करते हैं ये काम। तो मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है 500 लाख का, 500 करोड़ का, वो 500 करोड़ का मैंने एयरक्राफ्ट आपको बेच दिया, पहले सेल कर दिया और फिर मैंने आपसे लीज पे ले लिया। तो क्या होगा सर, वहां पर जो प्रॉफिट और लॉस होगा तो आप नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, वहां पर सेल एंड लीज बैक का आपका कॉन्सेप्ट लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। लीज बैक इज एन अरेंजमेंट, इज एन ऑपरेटिंग लीज। गिव योर कमेंट्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला केस क्या है, सेल प्राइस है 800 लाख की विच इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। सेल प्राइस 800 लाख है और फेयर वैल्यू भी सेल प्राइस के बराबर है। तो अगर फेयर वैल्यू जो और सेल प्राइस बराबर है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे। सर कैसे पता लगेगा प्रॉफिट और लॉस? डब्ल्यूडीवी है 600 लाख और सेलिंग प्राइस है 800 लाख, तो 200 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 200 लाख का प्रॉफिट जो होगा वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा इन द बुक्स। तो ये ट्रीटमेंट है पहला। व्हेन सेल प्राइस इज 800 लाख व्हिच इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू, ए लिमिटेड शुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 200 लाख इन इट्स बुक्स। सेकंड, फेयर वैल्यू है 900 लैक्स। फेयर वैल्यू कितनी आपकी? 900 लैक्स। अब सेलिंग प्राइस कुछ नहीं दे रही, तो मैं जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था वो मान लेता हूं 800 लैक्स। तो फेयर वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। इस केस में भी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे। सर कितना प्रॉफिट और लॉस होगा? 600 और 800 को कंपेयर करना है, 900 को कंपेयर नहीं करना। सेलिंग प्राइस तो आपका 800 लाख ही है ना, फेयर वैल्यू है 900 लाख का, तो 600 और 800 लाख 200 लाख का प्रॉफिट है। तो अगेन अगर फेयर वैल्यू 900 लाख है तब भी 200 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे क्योंकि फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर फेयर वैल्यू है 700 लाख और सेलिंग प्राइस है 500 लाख, इस केस में भी सर फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस ऊपर है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन 600 लाख की एसेट को 500 लाख में सेल किया जा रहा है तो लॉस हो रहा है 100 लाख का। तो इस केस में जो लॉस होगा 100 लाख का इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे। बट ध्यान रखना लॉस के केस में, प्रोवाइडेड दैट लॉस इज नॉट कॉम्पेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने आपको एसेट जो है वो सस्ता बेच दिया, मैंने आपको एसेट क्या है सस्ता बेच दिया, ठीक है। अब सस्ता बेचने के चक्कर में जो आप मुझसे लीज पेमेंट लोगे उसमें एडजस्टमेंट ना हो कि भाई होता है ना कि मैंने आपको एसेट सस्ता बेच दिया और आगे जब आप मुझसे लीज पेमेंट लोगे तो मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरे को लॉस हुआ था ना वो मेरी लीज पेमेंट में से एडजस्ट कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप 100 लाख का प्रॉफिट लॉस जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो आपको ये पॉइंट लिख के आना पड़ेगा कि जो 100 लाख का लॉस है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा प्रोवाइडेड कि लॉस इज नॉट कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू 600 लाख है और सेलिंग प्राइस 800 लाख है, तो 6 अब फेयर वैल्यू इज लेस देन सेलिंग प्राइस, तो इस केस में डेफर करते हो और लीज पीरियड में अमोर्टाइज करोगे। तो प्रॉफिट कितना है? 600 लाख के एसेट को 800 लाख में बेचो तो 200 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन फेयर वैल्यू कम है तो फालतू में ज्यादा महंगा बेच रहे हो एसेट को, तो ये आपका अभी प्रॉफिट नहीं है। आपको ओवर द लीज पीरियड क्या करना है? डेफर एंड अमोर्टाइज करना है। फेयर वैल्यू अगर 600 लाख है, सेलिंग प्राइस 800 लाख है, तो प्रॉफिट जो हुआ 200 लाख का, इट इज टू बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज्ड ओवर लीज पीरियड। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू है 500 लाख और सेलिंग प्राइस है 580 लाख। अगेन फेयर वैल्यू कम है सेलिंग प्राइस से, लेकिन ये लॉस का केस है। ये क्या है? लॉस का केस है। 600 लाख से 580 लाख तो 20 लाख का नुकसान हो रहा है। लेकिन आप पहले देखोगे 600 लाख और 500 लाख, फेयर वैल्यू है 500 लाख, सेलिंग प्राइस है 580 लाख, तो लॉस जो हुआ 100 लाख का पहले देखोगे। भाई 600 से 500 पे आओगे तो उसे तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन देन जो प्रॉफिट हुआ 580 और 500 के बीच में 80 लाख का जो प्रॉफिट है उसे डेफर एंड अमोर्टाइज करोगे ओवर द लीज पीरियड। मतलब ध्यान से सुनो, फेयर वैल्यू है 500 लाख, सेलिंग प्राइस है 580 लाख। फेयर वैल्यू 500 लाख, सेलिंग प्राइस 580 लाख और डब्ल्यूडीवी कितना है? 600 लाख।
तो सर देखा जाए तो आपको 20 लाख का लॉस हुआ, लेकिन ऐसे नहीं रिकॉर्ड करना इस केस में लॉस। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप पहले बोलोगे कि भाई 100 लाख का जो लॉस है इसे तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूंगा, लेकिन आपने बेचा तो 580 में है ना, आपने 100 लाख का लॉस तो बुक कर लिया, लेकिन आपने बेचा तो 580 में, तो 80 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, 80 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उसे क्या करोगे, डेफर करोगे ना, अमोर्टाइज करोगे ओवर द लीज पीरियड। इस तरीके से आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। तो ये सेल एंड लीज बैक का पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विष्णु लिमिटेड leased a printing machine from Garud Limited for a period of 3 years. Okay, useful life of the machine is 5 years. तो सर जो यूजफुल लाइफ है और जो लीज पीरियड है वो लगभग बराबर है, तो फाइनेंस लीज बोल सकता हूं, बट अभी देखते हैं और भी देखेंगे। It was agreed between lessor and lessee that amount will be paid in 3 installment and at the termination of the lease, Garud Limited will take back the said machine. वो कह रहा है अमाउंट तो 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा, 3 साल की लीज है तो 3 इंस्टॉलमेंट होगी, लेकिन लेसर जो है वो एसेट बाद में ले लेगा। सर लेसर अगर एसेट बाद में ले लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनेंस लीज नहीं है। ध्यान से सुनो, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जब एसेट जो है वो लेसर वापसी ही ले लेगा तो फाइनेंस लीज बोल ही क्यों रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई, फाइनेंस लीज की 5 कंडीशंस है, 5 में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपकी क्या बन जाती है, फाइनेंस लीज बन जाती है। इसमें टाइम पीरियड वाली मुझे सेटिस्फाई लगती हुई दिख रही है, लेकिन टाइम पीरियड के बेस पर आप जज नहीं करोगे। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 15 लाख, यूजीआरवी ऑफ द लीज एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड इज 2 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 15 लाख, आईआरआर इज 10%। सबसे पहले तो आपको ये बताना है स्टेट वेदर द लीज इज फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। तो आप एक काम करो, आपके पास फेयर वैल्यू है, आप प्रेजेंट वैल्यू, आप देखो जब भी आपको ये डिसीजन लेना हो ना, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज है, तो एग्जाम में आप हमेशा एक कंडीशन को जरूर निकालोगे, दैट इज क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट को सब्सटैंशियली कवर करती है। सर सब्सटैंशियली का मतलब क्या होता है, सब्सटैंशियली कहीं भी डिफाइंड नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड में सब्सटैंशियली डिफाइंड नहीं है। सब्सटैंशियली को मोर देन 50% एज्यूम किया जा सकता है, कहीं डिफाइंड नहीं है। स्टैंडर्ड हमेशा बोलता है सब्सटैंशियली कवर होती है या नहीं होती है। नाउ अब सर प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट तो तब निकलेगी ना जब मिनिमम लीज पेमेंट हो, वो तो है ही नहीं। उसका एक तरीका है ना, आपके पास यूजीआरवी है 200 लाख, अगर मैं यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, निकल जाएगी यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू, नीचे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे रखे हैं। यूजीआरवी की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। यार कोई भी लेसर क्या चाहेगा, कोई भी लेसर ये चाहेगा ना कि मेरी जो कॉस्ट है वो लीज पेमेंट लीज पीरियड में इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट के साथ कवर हो जाए। यही तो बोलोगे। आज मेरे पास एक गाड़ी है 10 लाख रुपए की, मैं हमेशा यही तो चाहूंगा कि अगर मैं अपनी गाड़ी को लीज पे देता हूं 10 लाख की, तो मैं यही तो चाहूंगा अगर मैं 3 साल की लीज पे दिया कि 3 साल में मुझे जो पैसे मिलेंगे, लीज पेमेंट मिलेगी और जीआरवी भी अगर मुझे मिलेगी, तो विद इंटरेस्ट वो इस 10 लाख को कवर करते हैं। ऐसा ना हो कि सर ऑब्वियसली सर इंटरेस्ट के साथ तो वैल्यू बढ़ी जाएगी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर देखूंगा मैं कि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू इस एसेट के बराबर आ रही है तो वो फाइनेंस लीज है, लगभग बराबर आ रही है तो फाइनेंस लीज है, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉस्ट कवर नहीं हो रही होगी तो सर लेसर तो नुकसान में चला जाएगा, तो लेसर कभी नुकसान थोड़ी ना करेगा अपना, ठीक है। तो अब देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी कितनी है, 2 लाख, 3 साल की एंड पे होती है ये, तो 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 0.7513, तो ये आ गया 150260। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट 15 लाख माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, तो ये आएगी 1349740। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 1349740, इसको कंपेयर करो फेयर वैल्यू से, तो 1349740 डिवाइडेड बाय 15 लाख लगभग 90% आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटैंशियली कवर करती है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट का। तो सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटैंशियली कवर द फेयर वैल्यू, तो ये फाइनेंस लीज है। अगेन आप इसमें टाइम वैल्यू भी बोल सकते हो ऑल्सो कि भाई जो लीज पीरियड है वो सब्सटैंशियली कवर करता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट में, तो ये आपकी लीज क्या होगी, फाइनेंस लीज होगी। पहला पार्ट खत्म। दूसरे में मांग रहा था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो। सर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलती है, वो निकलती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो उसके लिए आप ग्रॉस तो एनुअल लीज पेमेंट 1349740, ये 3 साल में आपको मिलेगा, ये 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू है, तो 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया, तो हर साल आपकी एनुअल लीज पेमेंट कितनी होगी 542762, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 542762 इंटू 3 साल में इतनी इंस्टॉलमेंट लोगे प्लस 2 लाख की यूजीआरपी भी लोगे, तो टोटल कितना ले लोगे, लेसर कितना ले लेगा 18,28,286 रुपए ले लेगा ओवर 3 इयर्स पीरियड ऑफ लीज। तो 18,28,286 ले लेगा 15 लाख की एसेट में, तो जो 3,28,286 है वो उसकी इनकम है, लेकिन ये इनकम अभी इमीडिएटली नहीं कमाई जा रही, तो इसलिए हम क्या नाम देते हैं इसे, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये 3 साल में कमाई जाएगी, तो इसलिए इसका नाम होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो क्या हो गया, एक्सेस ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये आपके लीज अकाउंटिंग के क्वेश्चंस थे। तो इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग, अब देखो ब्रांच में जनरली बच्चों को थोड़ा सा ये टफ लगता है चैप्टर, हालांकि टफ है नहीं, बट ठीक है, कुछ चीजें हैं दिमाग में रखनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप ब्रांच को एंड में उठा रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या पढ़ूं ब्रांच में, तो मैं 2 टॉपिक दे रहा हूं आपको, वही 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें। एक तो फॉरेन ब्रांच, इसको आप लोग कर लो अच्छे से, और एक आता है डिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन और डिपेंडेंट, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हो आपका काम बन जाएगा। फॉरेन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखकर जाना, फॉरेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डिपेंडेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन फॉरेन का डाला है, एक क्वेश्चन डिपेंडेंट का डाला है। क्वेश्चन नंबर 1, श्रेयस लिमिटेड हैज अ ब्रांच इन न्यूयॉर्क यूएसए विच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, यूएस में ब्रांच है। एट द एंड ऑफ 31st March द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस have been extracted from the books of Delhi office and New York office। अमाउंट दे रखा आपको रुपीस और ये डॉलर में, इन थाउजेंड्स में है ये अमाउंट। ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एचओ का अमाउंट है ये आपका रुपीस में, ट्रायल बैलेंस दे रखा आपको, और न्यूयॉर्क ब्रांच का आपका डॉलर में दे रखा है, ये ट्रायल दे रखा है। ट्रायल में देखो क्या क्या है, शेयर कैपिटल है दिल्ली में, रिजर्व एंड सरप्लस दिल्ली में, लैंड दिल्ली में, बिल्डिंग एट कॉस्ट दिल्ली में, और बिल्डिंग का डेप्शन रिजर्व, मतलब अभी तक का जो डेप्शन लगा है बिल्डिंग पे दिल्ली में। प्लांट एंड मशीनरी दिल्ली और न्यूयॉर्क दोनों पे है, उसका डेप्शन रिजर्व भी दोनों में है। ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल, अच्छा ऑब्लिक का मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड पे रिसीवेबल्स हो गए और क्रेडिट साइड पे पेबल हो गए, ये भी दोनों में है। ओपनिंग स्टॉक 1/4 का ओपनिंग दिल्ली में भी और उसमें भी है। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, अच्छा स्टॉक रिजर्व तो हमेशा एचओ पे होगा। यस, स्टॉक रिजर्व होता क्या है, स्टॉक रिजर्व होता है बेसिकली कि सर एचओ ने जो ब्रांच को सामान सेंड किया है उस पर कितना प्रॉफिट उसने कमाया था, उस पे कितना प्रॉफिट बेसिकली चार्ज किया था जो अनरियलाइज्ड है, वो है स्टॉक रिजर्व। कैश और बैंक बैलेंस हो गया आपका। परचेज सेल्स होगी दोनों पे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिल्ली के लिए तो क्रेडिट साइड पे होगा, और ये जो ब्रांच है उसके लिए क्या होगा, डेबिट साइड पे होगा। एमडी की सैलरी होगी, वेजेस एंड सैलरी होगी दोनों में। रेंट हो गया, रेंट हो गया सर ब्रांच में। ऑफिस एक्सपेंस हो गए, कमीशन रिसीट्स होगी, और एच और ब्रांच का बैलेंस हो गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक एज एट 31st March ईयर एंड, दिल्ली एचओ में स्टॉक है 2 लाख रुपए का और न्यूयॉर्क में है $10 का। ठीक है, $10 का। ऑल स्टॉक रिसीव फ्रॉम दिल्ली, वो कह रहा है पूरा का पूरा जो सामान है वो किससे आया था, दिल्ली एचओ से आ रखा है। एचओ ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो एचओ की पॉलिसी क्या है, वो ब्रांच को हमेशा सामान कैसे भेजता है, कॉस्ट प्लस 25%। मतलब आईपी कितना है सर, आईपी हो गया 125 रुपए। भाई कॉस्ट प्लस 25% का मतलब क्या होगा, कॉस्ट अगर 100 रुपए है उसमें प्रॉफिट 25%, 25 रुपए जोड़ा तो आईपी कितनी आ जाएगी, 125 रुपए। तो यानी कि जो $10 का सामान है, मतलब जो भी स्टॉक है किसके पास, ब्रांच के पास, वो 125 की वैल्यू पे है, तो उस पे से आपको स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी निकालना होगा। ठीक है, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। डेटर्स पे प्रोविजन बना देना दोनों के केस में। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बिल्डिंग पे 10% और प्लांट एंड मशीनरी पे 20% है। डब्ल्यूडीवी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डिडक्शन दे रखा है, तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन करोगे तो आपकी डब्ल्यूडीवी आएगी, उस पे 10 और 20% का रेट लगाना है आपको। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीस यूजिंग द फॉलोइंग रेट। खाली इतना भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 4-5 नंबर में कि ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस आपके पास डॉलर में आ रखा है उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो। वहां पर AS11 के रूल चलते हैं, AS11 भी हमारे कोर्स में है, तो AS11 के जो हमारे एक्सचेंज रेट्स के रूल है वो चलते हैं।
ओपनिंग रेट यूज होता है ओपनिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग रेट, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है उनके लिए क्लोजिंग रेट होगा एक्सेप्ट फिक्स एसेट्स। एवरेज रेट, जितने भी इनकम और एक्सपेंस है उसके लिए एवरेज रेट यूज होगा। फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी आइटम है उसका अमाउंट हो गया और उसका क्या नाम है आपका डिडक्शन वगैरह हो गया, उसके लिए फिक्स एसेट का रेट यूज होगा। और जो भी एचओ और ब्रांच का बैलेंस है या उनके बीच में ट्रांजेक्शन है वो आपको एक्चुअल उठा लेनी है, ठीक है। तो एक तो आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है एज ऑन 31 मार्च, शोइंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल एचओ का रिजल्ट और ब्रांच का, मतलब एक कॉलमनर फॉर्म में आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है एचओ का भी और ब्रांच का भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस, रुपीस में ट्रायल बैलेंस देखते हैं न्यूयॉर्क ब्रांच का, ठीक है। तो देखो ट्रायल में क्या क्या है यहां से देखते चलो। ट्रायल इसका शुरू हो रहा है यहां से। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है 100। फॉर्मेट देख लेना, पर्टिकुलर्स आ गया, डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, एक्सचेंज रेट दिखाना है आपको, और फिर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट $100 है। प्लांट एंड मशीनरी पे क्या रेट लोगे, सब प्लांट एंड मशीनरी पे एसेट का रेट लोगे 45 वाला, तो 45 लिया तो 4500 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगली आइटम प्लांट एंड मशीनरी का डेप्शन 20, सब प्लांट एंड मशीन का डेप्शन ये भी 45, एसेट के रेट पे लोगे 900 आ गया। उसके बाद आपके पास अगली आइटम है ये रही ट्रेड सीवर ट्रेड पेबल, ट्रेड सीवर ट्रेड पेबल पे लोगे आप क्लोजिंग रेट इज आपका 55 रुपीज, तो वो लोगे। डेटर क्रेडिटर्स 60-20, 55 लिया तो 3300 1100 मल्टीप्लाई करना है आपको। उसके बाद अगली आइटम होगी आपकी 25 की ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग रेट लोगे, ओपनिंग रेट है 50 रुपए का, तो ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग रेट, ये रहा स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 25, 50 रुपए के हिसाब से 1250। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस 4 है। कैश और बैंक पे आपका क्लोजिंग चलेगा 55 रुपए का 220। देन यू हैव परचेज सेल्स 25 और 125, परचेज सेल्स ये रही 25 125, इस पे एवरेज चलेगा 52 वाला, दिस मच। गुड्स सेंड टू ब्रांच 30, इस पे कोई रेट नहीं चलेगा, एक्चुअल यही फिगर उठा के डालनी है आपको। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो जो भी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होती है, इंटर ब्रांच बैलेंस होता है, उसका कोई रेट ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सर रेकरिंग है, वो तो चलती चली जाएंगी। तो उसमें हम क्या रेट ले, तो उसमें जो एक्चुअल फिगर एचओ की बुक्स में आ रही होगी ना वो ले लेना। तो ये 30 है तो हम मान के चलेंगे सर वो 1500 ही उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो 30 पे आपको क्या लेना है 1500, ठीक है। यहां पर डैश भी कर सकते हो या एक्चुअल वर्ड भी लिख सकते हो, एक्चुअल फ्रॉम एचओ भी लिख सकते हो। वेजेस सैलरी है 18, तो 18 पे चलेगा आपका एवरेज 52 वाला। उसके बाद आपका रेंट है 6 पे भी एवरेज चलेगा, रेंट 6 पे एवरेज 52 वाला 312। ऑफिस एक्सपेंस 12 पे भी एवरेज चलेगा आपका 52 वाला 624। कमीशन रिसीट 100, ये भी इनकम है, इस पे भी एवरेज चलेगा, कमीशन रिसीट 100 52 5200। और इसके बाद आपका बैलेंस हो गया एचओ का 15, इसको एक्चुअल ले लेना 800 वाली फिगर, ठीक है। तो 15 एक्चुअल लेना 800 वाली। देखो अब क्या होगा सर, ये डॉलर वाला तो मैच करेगा तो ऊपर से उठा ली फिगर, लेकिन यहां डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस अगर डेबिट साइड पे आ रहा है, इस क्वेश्चन में डेबिट साइड पे आ रहा है, ट्रायल में डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, तो क्या होगा एक्सचेंज लॉस होगा। अगर क्रेडिट पे आता तो एक्सचेंज गेन होता, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। खाली इतना भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, खाली ट्रायल बैलेंस, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने का भी क्वेश्चन आ सकता है 4 से 5 नंबर में। क्लोजिंग स्टॉक और देख लो, $10 है, तो $10 क्लोजिंग स्टॉक पे रेट क्या लोगे आप, 55 रुपए का लोगे, ठीक है। 550 आ गया, और अगर थाउजेंड्स में दिखाना है तो 0.55, ठीक। अब ट्रेडिंग पीएनएल बना लो, कुछ नहीं है ट्रेडिंग पीएनएल में, नॉर्मल है। ट्रेडिंग पीएनएल में सबसे पहले सेल्स ओपनिंग स्टॉक ले लो सर, ओपनिंग स्टॉक यहां पर 250 और उधर कितना लोगे, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक था, यहां लिखा था हमने 1250, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, इसको कलर चेंज करके, ओपनिंग स्टॉक 250 और 1250, ओपनिंग स्टॉक मतलब परचेज ले लो, ठीक है। तो ये वाली फिगर हम ले चुके, परचेज ये रिपर्चेज 275 की परचेज है एचओ की, और ब्रांच की परचेज ले लो आप 1300, ठीक है।
परचेज 275 और 1300, ठीक है। परचेज के बाद सेल्स ले लो, सेल्स 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 600, एचओ की सेल 600 और ब्रांच की सेल 6500, सेल्स एचओ 600 और ब्रांच की 6500, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच ये ले लो आप 1500, सब 1500 एचओ के लिए तो सेल्स है और ब्रांच के लिए क्या है आपका परचेज है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ले लो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो ये हो गया आपका रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं ना क्वेश्चन, हाँ तो 0.55, 0.55 तो ब्रांच का हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच का 0.55 और एचओ का दे रखा था 2 लाख, रुपीज इन थाउजेंड्स में 200 हो जाएगा ये 200, ठीक है। ये सब कर कर आके आपका जीपी आएगा, जीपी आ रहा है कितना, एचओ का 17 जो भी आ रहा है 1775 और ब्रांच का आ रहा है 2450.55, ये निकल गया जीपी, ठीक है। उसके बाद जीपी को कैरी फॉरवर्ड किया, जीपी के बाद अब और खर्चे देखो, और खर्चे देखो, ये हम ले चुके, वेजेस सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, हालांकि मेरे हिसाब से इसे ट्रेडिंग में दिखाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में इसने इसको पीएल में लिया है तो कोई बात नहीं, मैं पीएल के हिसाब से कर लेता हूँ। 936 ब्रांच और एचओ की ले लो आप 18, 18 और 930, हालांकि ये ट्रेडिंग में आना चाहिए था क्योंकि वेजेस सैलरी वेजेस होता तो उधर आता था। 100 और 936, 100 कैसा है ये, सॉरी 100 ही तो है, 100 है, ठीक है। वेजेस सैलरीज के बाद और देखो क्या खर्चा है, रेंट है, ब्रांच 312 और रेंट में एचओ हो गया, एचओ का है ही नहीं, खाली ब्रांच का रेंट है 312, रेंट ब्रांच का है 312। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ब्रांच 624 और एचओ के है 25, ऑफिस एक्सपेंस 25 और ये गलती से इधर आ गया, इसको इधर आना चाहिए था 624, ठीक है। और कमीशन ले लो 5200 की कमीशन ब्रांच की और एचओ की कमीशन है 275, कमीशन रिसीट्स 275 और 5200, एक प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा था वो आपको, प्रोविजन का पॉइंट था क्वेश्चन में कि आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे 5%, डेटर्स पे 5%, डेटर्स कितने कितने हैं, डेटर्स जो हैं वो आपके ये रहे 500, तो एचओ के हैं तो 500 का 5% 25 और ब्रांच के डेटर्स है 3300 तो इसका 5%, तो ये बना लिया प्रोविजन 5% और 500 25 तो ये आ गया एचओ का और 3300 का 5% 165 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकाल दो, डेप्शन कितना देना है सर, डेप्शन है बिल्डिंग पे 10% और प्लांट एंड मशीनरी पे 20%, बिल्डिंग पे 10%, अच्छा डब्ल्यूडीवी लेनी है तो बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी क्या है सर, बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी एचओ की हो जाएगी 100 1000 माइनस 200 800, 800 का 10%, 800 का 10%, इसकी वर्किंग कर रही है यहां पर देखो, बिल्डिंग एचओ की बात करते हैं तो 1000 100 800 का 10% 80, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग ब्रांच में नहीं थी, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं एचओ की 20% है प्लांट एंड मशीनरी का, तो 1000 कॉस्ट है, 500 का डेप्शन रिजर्व है, 1500 1500 का 20% 300, तो टोटल डेप्शन जो हो गया वो हो गया 380 किसका एचओ का। अब ब्रांच की प्लांट भी है तो ब्रांच का प्लांट है 4500 कॉस्ट, 900 का डेप्शन तो 3600 का 20% 720, ठीक है। तो 380 एचओ पे डेप्शन लेगा और 720 ब्रांच का डेप्शन है, डेप्शन 380 720 आप देख लेना वैल्यूज पता लग जाएंगी। ये एनपी आ गया आपका 1520 और 4893.5, बट ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी है, तो ये नेट प्रॉफिट आप जनरल पीएनएल बनाओगे तो नेट प्रॉफिट एचओ का और ब्रांच का ये ले लिया आपने। अब जो एक्सचेंज लॉस आया था वो आप डेबिट कर दो, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी थी वो आप जनरल पीएनएल में डेबिट कर दो, और जो स्टॉक रिजर्व था वो और देख लो। देखो स्टॉक रिजर्व में क्या होगा, एक तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आपको दे रखा है कितना, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आपको दे रखा है 65। अब आपको क्या करना होगा, ये जो 65 का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में से ओपनिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करोगे तो जितना भी अमाउंट आएगा उसे पीएनएल में डेबिट करोगे। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 0.55 रुपीज इन थाउजेंड्स में 0.55। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है 0.55, ठीक है।
अब ये जो सामान है ये कितने पे है सर, ये है 125 पे। ये कितने पे है 125 पे। इस पे प्रॉफिट कितना है 25, ठीक है। तो 0.55 इंटू 25/125, तो ये आ जाएगा आपका 0.55 डिवाइड बाय 0.11। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 0.11, लेकिन ओपनिंग कितना था 65। ओपनिंग कितना था 65, तो यानी कि 64.89 नेगेटिव आ रहा है, तो ये डेबिट नहीं होगा, ये क्या होगा क्रेडिट होगा। 64.89 क्या होगा, डेबिट नहीं होगा क्रेडिट होगा, रिवर्स होगा स्टॉक 64.89। तो ये सब करके आके आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा 5870.44, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन देखो यहां पे रखी है, स्टॉक रिजर्व की। क्लोजिंग स्टॉक हो गया इतना, रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक इज 0.11, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है 65, तो नेगेटिव फिगर आ रही है, तो नेगेटिव फिगर क्या होगी आपकी, रिवर्सल ऑफ स्टॉक रिजर्व होगी। क्लियर है बात, बोलो जी क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका फॉरेन ब्रांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच का है, क्वेश्चन नंबर 2। Green Limited with their HO at Kolkata invoice goods at their Patna branch at 20% less than the list price, which is cost plus 100%, with the instruction that cash sales are made at IP, लेकिन credit sale पे list price है, ठीक है। तो list price कितनी है IP लेस 20% और IP कितनी है कॉस्ट प्लस 100%। तो ऐसे लिखूं कि कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो IP कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्लस 100% यानी कि 200 रुपए। तो लिस्ट प्राइस कितना होगा सर, लिस्ट प्राइस होगा 20% लेस देन द, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, लिस्ट प्राइस कितना होगा सर, लिस्ट प्राइस है कॉस्ट प्लस 100% यानी कि 200 का लिस्ट प्राइस है, तो आईपी कितना होगा, आईपी है 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, तो 160, ठीक है। हम कंपेयर किसको करते हैं, कॉस्ट और आईपी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो लोड कितना है 60 रुपए का लोड है। आपको बनाना क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये सब आपको डेटा दे रखा है, नॉर्मल है क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स ओपनिंग हो गया, गुड्स फ्रॉम एचओ हो गया, आईपी पे ये, गुड्स रिटर्न टू एचओ हो गया, एज्यूम कर लूंगा ये भी आईपी पे है, सेल्स क्रेडिट कैश दोनों होगी, उसके बाद कैश फ्रॉम डेटर्स हो गया, एक्सपेंस एट ब्रांच हो गया, रेमिटेंस टू एचओ हो गया, डेटर्स हो गए, क्लोजिंग और स्टॉक एट आईपी हो गया, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक में क्या आएगा सब, ब्रांच स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका 4800 का, ये रहा 4800 का, साथ साथ इसका लोड हटा दो, इसका लोड हटा दो, ये रहा 60/160, ठीक है। 60 रुपए का लोड है ना, देखो यहां से कंपेयर करना है आपको किसको, कॉस्ट को और आईपी को, तो 60 रुपए का तो लोड हो गया, ठीक है। तो 60 का लोड हटा दो, ठीक है। उसके बाद अगली फिगर, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट आईपी 52,800, ये कौन सी फिगर है, ये वाली फिगर है 52,800, ये भी आईपी पे है, इसका भी लोड हटा दो, गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोड ये रहा 5200, 60/160, 19,800 का लोड हट गया, इसको भी रुक जाओ। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये रिटर्न वाली है 400, एज्यूम इसको भी आईपी पे की है, तो इसका भी लोड हटा दो, ये लोड हट गया इसका 150, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली फिगर भी होगी। उसके बाद ब्रांच कैश का बैलेंस 18,400, ब्रांच कैश, ये सेल्स है, सेल्स हुई है 18,400 की, ठीक है। तो ये सेल्स ले लिया 18,400 की। उसके बाद क्रेडिट सेल्स होगी आपकी 40,000 की, ये हमारी क्रेडिट सेल आ गई 40,000 की। और क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 7040 का, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 7040 का, ये वाला आ गया, ठीक है। तो सेल्स भी होगी स्टॉक भी हो गया, जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पर भी लोड हटा दो, ये लोड हटा दिया हमने 2640 का, ठीक है। ये सब हो गया। अब ध्यान रखना, जो हमारी क्रेडिट सेल्स हुई थी, जो हमारी क्रेडिट सेल्स हुई थी वो किस पे हुई है, वो आईपी पे नहीं हुई है, वो है हुई है आपकी लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू जीपी निकलेगा कि सर 40,000 की जो क्रेडिट सेल है उस पे एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 160 पे होनी चाहिए थी ना, आईपी तो 160 है लेकिन वो हुई है 200 पे, तो उस पे और एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा 40/200, तो इसे बोलेंगे 8,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड आईपी results in excess contribution to DP GP. It arise only out of the credit sale which have been made at list price. ठीक है, क्रेडिट सेल ही लिस्ट प्राइस पे हुई है, तो 8,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन हटा दो ब्रांच एडजस्टमेंट में,
ठीक है, ये हटा दिया आपने 8,000 और ये साथ साथ आपका यहां भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी फिगर होगी हमारी। अब इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहां पर जब क्लोज करोगे अकाउंट को तो आपका निकलेगा स्टॉक सरप्लस 240। ठीक है, जैसे ही स्टॉक सरप्लस आया तो इसका भी लोड हटा दो, स्टॉक सरप्लस का 90। भाई पूरा अकाउंट अपने किस पे करा, 160 पे कर दिया ना, तो स्टॉक सरप्लस। अब दिक्कत क्या है सर, देखो सारी फिगर 160 पे है, लेकिन ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली जो फिगर है ये 200 पे है, ये 200 पे है। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट्स मुझे करनी पड़ी। ठीक है, ये सब कर कर आके आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 26,900 रुपए का, जो कि पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर डिपेंडेंट ब्रांच क्वेश्चन। और करना क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच के प्रैक्टिस की, फॉरेन ब्रांच बढ़िया होता है एकदम। ठीक है, चलो तो यहां पर हमारा मॉड्यूल नंबर 5 था, ये मॉड्यूल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें छोटा सा, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन, वो दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। नॉर्मल जो आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हो उसी तरीके का ये आपका टॉपिक है, बस एक स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन है। मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं होता क्या है। देखो मान लो दो डिपार्टमेंट है, लेट्स से यहां पर लिख लो, दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ठीक है, ए ने बी को क्या करा, एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट है, एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट है। अब जो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए है वो डिपार्टमेंट बी को सामान सेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए है, ये क्या करता है सर, ये लेदर मैन्युफैक्चर करता है या खरीदता है, जो भी समझ लो, और लेदर से बैग्स बनाता है डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो लेदर कहां से आता है, बी के पास ए से आता है, और ए जो है वो बी को लेदर अगर मान लो सेलिंग प्राइस पर बेचता है, कॉस्ट पर नहीं भेज रहा, कॉस्ट पे भेज रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस पे भेज रहा है, मतलब ए ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और बी को क्या करा, लेदर सेंड कर दिया, और बी ने वो लेदर क्या करा, अपने स्टॉक में रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है, बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, स्टॉक में रखा हुआ है अगर लेदर का स्टॉक, तो सर बी के पास जो स्टॉक आ रहा होगा, बी के पास जो स्टॉक आ रहा होगा, जब वो पूरी कंपनी को टोटली इवेल्युएट किया जाएगा, तो बी के पास जो स्टॉक आ रहा होगा ऐसा कंपनी का अगर मैं बात करूं तो सर वो ओवर वैल्यूड होगा। क्यों, क्योंकि बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें ए का प्रॉफिट जुड़ा होगा ना, जबकि ए और बी दोनों एक ही कंपनी की डिपार्टमेंट है, ए और बी क्या है, दोनों एक ही कंपनी की डिपार्टमेंट है, लेकिन बी के पास जो स्टॉक आ रहा है उसमें ए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो यानी कि बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो है ओवर वैल्यूड। तो करना क्या होगा, करना बस इतना होगा, जब फाइनल प्रॉफिट निकाला जाएगा कंपनी का, इंडिविजुअल निकलेगा तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फाइनल प्रॉफिट ओवरऑल कंपनी का निकाला जाएगा तो इस क्लोजिंग स्टॉक में से जो ए ने प्रॉफिट चार्ज किया हुआ है, जो कि अनरियलाइज्ड है, क्यों अनरियलाइज्ड है, क्योंकि सर ए ने प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, जो बी के पास अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो वो बाहर तो बिका नहीं है, अगर वो सामान बाहर बिक जाता तो सर कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया होता, रियलाइज हो जाता वो, लेकिन वो सामान अभी बाहर बिका ही नहीं है, तो ए ने जो प्रॉफिट जोड़ रखा है और वो सामान बी के पास रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा। उस अनरियलाइज प्रॉफिट को स्टॉक में से हटाना पड़ेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन देखना, या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट भी कह सकते हो। मान लो ये बॉटल है, आप और मैं और आप क्या है, हम दोनों लेट्स से दो डिपार्टमेंट है, ये भाई हैं, समझ लो भाई हैं हम दोनों। ठीक है, मैं और आप क्या है, दोनों भाई हैं। मैंने ये बॉटल आपको बेची, मैंने ये बॉटल आपको बेची, आप मेरे भाई हो, मैंने ये बॉटल आपको बेची 100 रुपए की बॉटल मैंने आपको 120 रुपए में बेची। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा मैंने 20 रुपए कमा लिए, भाई मैं तो यही बोलूंगा मैंने 20 रुपए कमा लिए, लेकिन आपके पास ये बॉटल अभी भी क्या है, स्टॉक में रखी हुई है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं मैंने 20 रुपए कमा लिए, यानी कि मैं वरुण ने 20 रुपए कमा लिए, लेकिन आपने तो कुछ नहीं कमाया क्योंकि आपके पास तो स्टॉक में रखी हुई है। अगर आप ये बॉटल आगे कहीं सेंड कर देते, भाई मैंने आपको ये बॉटल 120 में बेची, 100 की बोतल 120 में सेंड करी, तो मैंने 20 रुपए कमाए। अगर आप ये बोतल 120 की बोतल आप आगे 140 में सेंड करते तो आप 20 रुपए कमा लेते, तो यानी कि मिलाकर हम दोनों मिलाकर पूरा परिवार कितने रुपए कमा लेता, 40 रुपए कमा लेता। कब, जब आप ये बोतल आगे थर्ड पार्टी को बेचते। लेकिन हुआ क्या सर, ये बोतल आपने अभी कहीं सेंड करी ही नहीं, आपने ये बोतल अभी कहीं बेची नहीं है, आपके पास स्टॉक में रखी हुई है, तो जब मैं हम दोनों का मिलाकर प्रॉफिट देखूंगा
एज अ फैमिली का प्रॉफिट देखूंगा तो ये मत बोलना कि सर 20 रुपए, क्यों 20 रुपए नहीं है? सर मैंने बॉटल आपको 20 रुपए बढ़ाकर बेची हुई है, लेकिन वो बॉटल तो अभी भी हमारे पास परिवार में रखी हुई है। उल्टा हमने क्या करा, अपनी बॉटल को ओवर वैल्यू कर दिया, अपनी बॉटल को क्या करा, 20 रुपए से ओवर वैल्यू किया, तो हमारा नेट प्रॉफिट तो सर क्या है, जीरो है। उल्टा जो 20 रुपए का ओवर वैल्यू कर रहा है वो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसको एलिमिनेट करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है, यानी कि जब तक आउटसाइडर के पास सामान नहीं जाएगा, जब तक आउटसाइडर को सामान नहीं बेचा जाएगा, तो विद इन डिपार्टमेंट अगर वो प्रॉफिट कमा ऐड भी करते रहोगे, वो सिर्फ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, फाइनल कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो दो क्वेश्चन डाले हुए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, P Bose and Company, P Bose and Company has two departments P and Q. Department P sell goods to Department Q at normal selling price. Normal selling price मतलब जो P है वो Q को सामान प्रॉफिट जोड़कर बेचता है। From the following particulars, prepare the departmental trading P&L account for the year 31/3/24 and also ascertain the net profit to be transferred to the balance sheet. एक तो आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है, यानी कि इंडिविजुअल बताना है दोनों का प्रॉफिट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहा है पूरी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, वो भी आपको बताना है। अगर मान लो ये लाइन गिवन ना हो कि नेट प्रॉफिट निकालो, तब भी आप नेट प्रॉफिट जनरल पीएनएल अकाउंट बनाकर निकाल कर आओगे, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे इसमें बोला है दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पी के पास 250 है और क्यू के पास नील है। परचेज, ये पी ने अपनी 14 लाख की अलग से परचेज करी और क्यू ने 1.5 लाख की अलग से परचेज करी अपनी खुद की। गुड्स फ्रॉम पी, यानी कि पी ने क्यू को सामान सेंड किया है। पी ने क्यू को सेंड मत बोलो, पी ने क्यू को सामान बेचा है, तो क्यू की परचेज हो गई 4 लाख रुपए की और पी के लिए सेल हो गई है 4 लाख रुपए की, इंटरनल ट्रांसफर बोलता हूं मैं इसे। वेजेस 175, 1 लाख। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल में जाएंगे 10,000, 80,000। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, अच्छा कॉस्ट टू डिपार्टमेंट मतलब दोनों की रिस्पेक्टिव कॉस्ट पे है, मतलब पी के पास जो सामान है 4 लाख रुपए का वो उसकी कॉस्ट पर है, और जो क्यू के पास सामान है 1,04,500 वो उसकी कॉस्ट पे है। मतलब क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ सामान पी वाला भी होगा जो कि पी ने सेलिंग प्राइस एट, पी ने प्रॉफिट जोड़कर भेजा हुआ है। ठीक है, वो जो पोर्शन है वो आपको स्टॉक निकालना है और उसमें कितना प्रॉफिट बनता है पी का वो निकालना है, वो होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो आप एलिमिनेट करोगे। ठीक है, बस यही आपको दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं है इसमें। सेल हो गई 15 लाख और 10 लाख, और प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में जाएगी 15,000 और 12,500। ठीक है, ये तो सर हमें दे रखा है, लेकिन कुछ कॉमन खर्चे भी होते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स वर नॉट अपोर्शन्ड बिटवीन द डिपार्टमेंट। जैसे सैलरी, सैलरी क्या है दोनों की मिलाकर 165 है, लेकिन इसे डिवाइड नहीं किया गया, डिवाइड करने का तरीका नीचे होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 60,000, जनरल एक्सपेंस 250, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 30% ऑन मशीनरी वैल्यू ऑफ 48,000। 48,000 की मशीनरी है, इस पे 30% का डेप्शन लगाना है। 48,000 का 30% यह आएगा 14,400, 14,400 का डेप लगेगा। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड किया जाएगा, ओवरऑल कंपनी का है। अब नीचे रेशोज दे रखे आपको। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ द डिपार्टमेंट आर टू बी अपोर्शन इन द टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बांट देना। सैलरी एंड डेप्रिसिएशन इन द रेशो 2:1, 1:3 रिस्पेक्टिवली। सैलरी जाएगी 2:1 में और डेप्रिसिएशन जाएगा 1:3 में। और जनरल एक्सपेंस आर टू बी अपोर्शन इन द रेशो 3:1। क्लियरली आपको सारी चीजें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये आपको करना है। शुरू हो जाओ। पी बोस एंड कंपनी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/24। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट बनाओ आपका। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू, राइट साइड डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू। सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक 250 और नील, तो ओपनिंग स्टॉक डाल दिया आपने, टू ओपनिंग स्टॉक 250 और नील। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 250 और नील। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक का काम हो गया। नाउ परचेजेस, सब परचेज है, पी की 14 लाख और क्यू की 150, तो परचेज में चले जाओ, परचेजेस 14 और 150। ठीक है, उसके बाद गुड्स फ्रॉम पी इंटरनल ट्रांसफर है, तो क्यू की परचेज में आएगा और पी की सेल्स में आएगा। देखो गुड्स फ्रॉम पी डिपार्टमेंट, तो क्यू की परचेज में आ गया और पी की सेल में आ गया, ट्रांसफर टू क्यू 4 लाख। ठीक, उसके बाद वेजेस,
175 और 1 लाख, वेजेस भी ट्रेडिंग का है तो वेजेस 175 और 1 लाख, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, छोड़ दो भी। क्लोजिंग स्टॉक डाल दो 4 लाख और 1,04,500 क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख और 1,05,000, 1,04,500। सेल 15 लाख और 10 लाख बाय सेल्स 15 और 10, ठीक है। ये ट्रेडिंग वाला काम हो गया, इसको कर आगे आपका जीपी निकलेगा 475 और 454 500, इसको कैरी फॉरवर्ड करो 475 454 500। अब पीएनएल के आ जाओ, देखो पीएनएल में पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें दे रखा है 10 और 80, तो डाल दो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10 और 80। उसके बाद आपको प्रिंटिंग स्टेशनरी भी दे रखा है 15,000 और 12,500, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी बांट दो 15 और 12,500, ठीक है। उसके बाद सैलरीज 165, सैलरी कैसे लेनी है सर? सैलरी लेनी है आपको 2:1 में, तो 165 को 2:1 में ले जाओ, 165 डिवाइडेड बाय 3, 55, 1, 10 और 55, सैलरी 1, 10 और 55, ठीक है, 1, 10 और 55 होगी। एडवर्टीजमेंट 60,000, सर एडवर्टीजमेंट को ले जाओ आप, एडवर्टीजमेंट को ले जाओ सेल रेशो में, एडवर्टीजमेंट को टर्नओवर रेशो में ले जाओ 3:2, गिरा ना सेल 15 लाख और 10 लाख, 15 और 10। सर सेल रेशो में क्या इंटरनल ट्रांसफर भी आएगा? नो, सेल आउटसाइडर को होती है, इंटरनल ट्रांसफर नहीं है। 15 और 10 3:2 में आप एडवर्टीजमेंट बांट दो 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 12 बार 36 और 24, एडवर्टीजमेंट 36 और 24। डेप्रीसिएशन 48,000 1:3 में बांटना था, बांट दो। जनरल एक्सपेंस 3:1 में था, बांट दो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आपका डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ गया 1,12,900 और 2,09,700। अब इसे जनरल पीएनएल में डालो, जनरल पीएनएल बनेगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, यहीं पर स्टॉक रिजर्व हटता है आपका, डिपार्टमेंटल पीएनएल पी का और क्यू का, ठीक है। अब इसमें से ये हटाना आपको अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक होता तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक का भी रिजर्व होता। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो किसके स्टॉक में है? क्या पी के स्टॉक में भी है? सर पी के स्टॉक में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर अगर पी क्यू से ले रहा होता सामान, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में सेंड कर रहे हो, पी भी क्यू को बेचता है और क्यू भी पी को सामान बेचता है, तब दोनों के जो स्टॉक तो होता है उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट हटता। लेकिन यहां पर क्या है सर, पी ही क्यू को सेंड करता है, तो पी के स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इस 1,04,500 में से अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? उसके लिए पहले आपको पी की जीपी रेशो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पी ने प्रॉफिट कमाया ना। पी की जीपी रेशो क्या होगी सर? पी की जीपी रेशो निकलेगी, पी का जीपी कितना है? पी का जीपी है 475 डिवाइडेड बाय सेल्स 15 लाख प्लस 4 लाख। सर ये 4 लाख पे भी तो प्रॉफिट है, तो 15 और 4 19 लाख, तो 475 डिवाइडेड बाय 19 लाख, यह आता है आपका 25%। जीपी रेशो कितना आ गया? 25%। तो दिस इज जीपी रेशो 25% आ गया, ठीक है। नाउ अब आपको निकालना है कि सर पी का जो स्टॉक है, 1,04,500, इसमें कितना पोर्शन, जो क्यू का स्टॉक है 1,04,500, इसमें कितना पोर्शन पी का है? देखो क्यू का स्टॉक है 1,04,500, इसमें टोटल कितना होगा सर? 1.5 लाख, 4 लाख और 1 लाख वेजेस भी कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो मुझे बताओ 1.5 लाख, 4 लाख और 1 लाख, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और इसमें से पी से कितना लिया है? 4 लाख का सामान लिया है। भाई देखो 1.5 लाख उसका खुद का था, वेजेस उसकी खुद की थी, लेकिन 4 लाख सामान उसके बाद पी से आया है, यानी कि टोटल 150 प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख, टोटल में कह सकते हो 650 में से 4 लाख जो है वो किससा है? पी से आया है। तो कितना परसेंट हो गया ये हो गया 61.5% इंटू 1,04,500 अगर आप करते हो तो आ जाएगा आपका 1,04,500, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करके यहां दिखा रखा है कि भाई 4 लाख डिवाइडेड बाय दिस टोटल 650 है ये, इंटू 1,04,500, तो स्टॉक कितना आ गया कि भाई पी क्यू के स्टॉक में पी का एलिमेंट कितना है? 64307। इस पे पी ने कितना कमाया? अभी निकाला ऊपर 25%, तो ये निकलेगा आपका 16077। ये आपका क्या निकलेगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एलिमिनेट करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो सर ओपनिंग स्टॉक का यहां पर आ जाता, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहां पर आता, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक इन क्यू डिपार्टमेंट, तो देयर इज नो प्रोविजन ऑन इट्स ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ क्लोजिंग का है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर
वन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, अगले में मैंने डाल दिया कि भाई दोनों आपस में सेंड करते हैं तो दोनों के स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटेगा। बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट्स, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। दो डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल और एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। द फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट with the raw material supplied by raw material department at selling price। ठीक है, गुड्स की प्रोडक्शन कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट करता है। और रॉ मटेरियल कहां से आता है? रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से आता है। मतलब एक कंपनी ने दो डिपार्टमेंट बना रखे हैं, रॉ मटेरियल का एक डिपार्टमेंट हो गया और एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो रॉ मटेरियल वाला डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद कर क्या करता होगा? ट्रांसफर कर देता होगा किसको? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। लेकिन रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जो है वो जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सामान सेंड करता है, ट्रांसफर करता है, तो वो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर ट्रांसफर करता है। तो यहां पर भी कुछ क्या आएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा। किसके डिपार्टमेंट के स्टॉक में? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के स्टॉक में। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 22। आपको क्या बोल रहे हैं? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाओ। अब सर उसने जनरल पीएनएल तो मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जनरल पीएनएल बनाओगे। जनरल पीएनएल के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि मेन चीज तो उसी के अंदर है, स्टॉक रिजर्व। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का। मजे की बात क्या आ गई कि सर यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है, इसमें भी कुछ क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा तो वो भी एलिमिनेट होगा। तो होता क्या है कि सर जनरल पीएनएल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक पे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो क्रेडिट होता है, और क्लोजिंग स्टॉक पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है वो एलिमिनेट होता है, मतलब वो डेबिट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला डेबिट, ओपनिंग स्टॉक वाला क्या होगा? क्रेडिट होगा। आप नेट करके भी फिगर दिखा सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो, नेट करके सिंगल फिगर भी दिखा सकते हो। परचेज 8 लाख और 6,000। सेल 880 एंड 180। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रॉ मटेरियल के निल है और इसके 24,000। सेलिंग एक्सपेंस 1600 800, ये पीएनएल का पार्ट है। रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 120। देखो 120 का मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया, तो रॉ मटेरियल वाले के लिए सेल हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए क्या हो गई है? परचेज हो गई है। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का 80 और 24। द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक of manufacturing department consist of 25% for manufacturing expense and 75% for raw material। यहाँ क्लियर दे रखा है, वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक में 25% तो उसका खुद का कॉस्ट है और 75% रॉ मटेरियल का है। 75% हिस्सा किसका है? रॉ मटेरियल का है। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है मैन्युफैक्चरिंग का 24,000, इसमें से 75% हिस्सा कहां से आया? रॉ मटेरियल से आया, जिसपे रॉ मटेरियल ने कितना कमाया है वो हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक में भी 20,000 पे 75% रॉ मटेरियल है, जिसपे रॉ मटेरियल ने कितना कमाया है वो हमें निकालना पड़ेगा। वो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा, वो देखते हैं अभी। इन द प्रीसीडिंग ईयर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट अर्नड अ जीपी एट द रेट ऑफ 10%। 10% का जीपी रेशियो है, तो यहां पर भी 10% और यहां पर भी 10%, ये आपका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। सैलरी ऑफ 5,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1,600 आर कलेक्टेड बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स इन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। ठीक है, तो कॉमन सैलरी है 5,000 की और इंश्योरेंस है 1,600 का। फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज अ होल, वो भी निकालने के लिए बोली थी इसने। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल बना लेते हैं 31 मार्च 22। रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 120 20, ओपनिंग स्टॉक 2 ओपनिंग स्टॉक आ गया 120 एंड 20। उसके बाद परचेज 8 लाख और 6,000 टू परचेज 8 लाख और 6,000। ठीक है, उसके बाद सेल्स 880 और 180 बाय सेल्स 880 और 180। ओके, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 24,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये आगे इसमें 24,000। सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल का पार्ट है। रॉ मटेरियल ट्रांसफर 120, तो रॉ मटेरियल में तो एज अ सेल शो होगा, रॉ मटेरियल वाले कॉलम में तो सेल शो होगा, ट्रांसफर किया, और इसमें परचेज शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 80 और 24, तो ये लो आपका क्लोजिंग स्टॉक 80 और 24, तो जीपी निकल गया 160 और 34, यहां पर ट्रांसफर किया 160 और 34। ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंस 1600 और 800, सेलिंग एक्सपेंस डाल दो, ये रहा सेलिंग एक्सपेंस 1600 और 800। उसके बाद सैलरी 5,000 की किस रेशो में जाएगी? सेल रेशो में बोला है। सैलरी किस में डालनी है? सेल रेशो में। सर सैलरी कितनी है? सैलरी है 5,000 की, और सेल रेशो क्या होगी? सेल रेशो होगी 880 और 180, तो 880 और 180 किस रेशो में बन गया? ये जाएगा 9
44:9 क्या हो गया आपका 44:9, 44:9 की रेशो में, ठीक है। तो सेल्स सैलरी जाएंगी आपकी 5,000 की, 44:9 में डिवाइड कर देना, ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम 44:9 में डाल देना, फिर आपका ये जनरल पीएनएल आ जाएगा। दिस इज योर जनरल पीएनएल, इसको आप यहाँ ट्रांसफर करोगे दोनों को। अब अनरियलाइज प्रॉफिट देखो, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा यहीं पर ही निकाल लो। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में निकालू तो 24,000 का 75%, क्योंकि 75% बोला था ना, राउंड टेल का हिस्सा है, तो 75% इसका 10%, तो 24,000 का 75% का 10%, ये आ जाएगा यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक का जो रिजर्व आ रहा है वो आ रहा है 1800, और ओपनिंग स्टॉक में कितना आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक में देखो 20,000 के 75% का 10%, 20,000 का 75% का 10%, ये आ रहा है 1500, दिस इज 1500, ठीक है। तो आप नेट में 300 भी दिखा सकते हो, नेट में करके 300 भी दिखा सकते हो, लेकिन ये 1380 लिया है तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी। हमने क्या गड़बड़ करी? हाँ, हमने ये गड़बड़ कर दी कि मैंने जो 10% ले लिया, ये तो लास्ट ईयर का ले लिया मैंने, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो होगा, ध्यान रहे एक गलती होगी, जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो जीपी रेशो है, वो ओपनिंग स्टॉक में तो यूज होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में तो करंट ईयर का निकालना पड़ेगा। करंट ईयर का कैसे निकलेगा सर? करंट ईयर का रॉ मटेरियल में जीपी निकाल लो, 160 डिवाइडेड बाय 880 प्लस 120, 160 डिवाइडेड बाय 880 प्लस 120, 160 डिवाइडेड बाय 880 प्लस 120, 10 लाख, 16% आ रहा है। तो करंट ईयर का जीपी रेशो है 16%, अकॉर्डिंगली यहां पर ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24,000 का 75% इंटू 16%, 2880, ये आ रहा है 2880। अब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इज 2880, और ओपनिंग पे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 1500, ठीक है। तो नेट करके 1380, नेट करके 1380 आ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 2880 डाल दो और यहाँ पर डाल दो आपका 1500, तब भी आपकी फिगर आ जाएगी, जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 183620। आया समझ में? आ जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है, आराम से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है सच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के कंप्लीट है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मॉड्यूल पे, दैट इज मॉड्यूल नंबर 5। अच्छा, मॉड्यूल नंबर 5 में, मॉड्यूल 5, इसमें आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, लीज अकाउंटिंग, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है। ये 5 टॉपिक है, इंश्योरेंस, हायर परचेज, लीज, ब्रांच और डिपार्टमेंटल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम करा रहा हूं। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं अभी इस वो कर रहे हैं, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। आइए जी इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक देखते हैं। इस क्लेम के टॉपिक में मैंने आपके 2 क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो एक क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक का रखा है और एक क्वेश्चन लॉस ऑफ प्रॉफिट का रखा है, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 90% चांस है कि सर क्लेम का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कराना बहुत आसान होता है। लॉस ऑफ स्टॉक, ये क्वेश्चन आपका लॉस ऑफ स्टॉक का। हमें कैसे पता लगेगा कि लॉस ऑफ स्टॉक का केस है? क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 21 द गोडाउन ऑफ वाई लिमिटेड was destroyed by fire. The records of the company revealed the following particulars, ठीक है। 1/4/21 को गोडाउन में लग गई आंख, और ये कुछ डिटेल्स दे रखी है आपको। स्टॉक ऑन 1/1/21, कैलेंडर ईयर का केस है, 1/1/21 मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया 75,000 का। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 21 80,000। परचेज ड्यूरिंग 21, अच्छा ये क्वेश्चन में ना 1421 नहीं है, ये 1422 है। ये क्या डेटा 1422 है, 1422 को फायर लगी है, आग लगी है, ठीक है। सेल ड्यूरिंग 21 4 लाख रुपए। परचेज फ्रॉम 1122 टिल द डेट ऑफ फायर, यानी कि 1122 से लेकर 1422 तक 3 महीने की जो आपको परचेज दे रखी है 75 दे रखी है, और सेल दे रखी है 1122 से टिल द डेट ऑफ फायर इज 1 लाख रुपीज। ये इस डेटा से पता लग जाता है लॉस ऑफ स्टॉक का केस है। इन वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू कर रहे थे 5000 वाज रिटर्न ऑफ whose cost was 4800। वो कह रहा कुछ सामान था खराब हो गया था, 4800 का सामान था खराब हो गया था,
उसपे से हमने क्या करे 500,000 रुपीज राइट ऑफ कर दिए, मतलब उस सामान में से हमने 200 रुपए एक्सेस राइट ऑफ कर दिए, तो मतलब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 200 रुपए से क्या आ रहा होगा, अंडर वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन 22 एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2400। वो कह रहा है कुछ स्टॉक 2400 की जिसकी कॉस्ट थी उसको हमने 400 रुपए के लॉस पे बेच दिया, मतलब 2400 का सामान मैं कह सकता हूं 2000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, स्टॉक साल्वेज्ड वॉज 5000। जब आग लगी है तो आग लग के जो स्टॉक बचाया गया, जब आग लगेगी किसी के गोडाउन में तो वो बैठ के आग को देखेगा तो नहीं, वो अपना सामान बचाने की कोशिश करेगा ना, तो उसको बोलते हैं स्टॉक साल्वेज्ड। अगर 5000 रुपए का सामान उसने साल्वेज कर लिया, बचा लिया। द गोडाउन एंड कॉस्ट ऑफ विच वॉज फुली इंश्योर्ड, पूरा 100% इंश्योरेंस ले रखा है, मतलब जितना भी नुकसान होगा ना वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, फुल इंश्योरेंस का केस है। नहीं तो अगर पॉलिसी अमाउंट होता तो आपको एवरेज क्लॉज लगाना पड़ता, प्रोपोर्शनेट करके देख लेते। इंडिकेट फ्रॉम द अबव अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, आपको बताना है कि सर कितना क्लेम लॉज होगा विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते थे सर, सबसे पहला स्टेप होता था जीपी रेशियो निकालो, जीपी रेशियो निकालो। भाई लास्ट ईयर क्या जीपी रेशियो थी, जो इस साल का हमारा स्टॉक निकला है तो उसमें जीपी रेशियो का कहीं ना कहीं यूज आएगा, तो पहले जीपी रेशियो निकालो लास्ट ईयर की। ठीक है, उसके लिए आपको जीपी रेशियो निकालने के लिए आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जीपी निकालना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ सर, ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या क्या डेटा है। ओपनिंग स्टॉक है 75,000 का, तो वो डाल दिया हमने ओपनिंग स्टॉक 75,000 का। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर की आपके पास दे रखी है परचेज 3,10,000, तो 3,10,000 की परचेज ले लो, टू परचेज 3,10,000। अभी एडजस्टमेंट क्या करिए वो देखते हैं। सेल ले लो 4 लाख रुपए, सेल ले ली लास्ट ईयर की 4 लाख रुपए, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ले लो 80,000 रुपए। जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया 80,000 रुपए। अब इसमें एडजस्टमेंट है, वो कह रहा है लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें से जो हमने 4800 का सामान खरीदा था ना, 4800 का जो लास्ट ईयर हमने सामान खरीदा था वो खराब हो गया था, उसमें से 5,000 रुपए हमने राइट ऑफ कर दिए। 4800 के सामान में से 5,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए, तो मतलब मेरी परचेज में इवन मेरे क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, तो मुझे एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो मेरी परचेज है उसमें 4800 की एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, तो मुझे एबनॉर्मल आइटम क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। तो 4800 एबनॉर्मल आइटम लेस करी तो आपकी जो नॉर्मल परचेज आ गई वो कितनी आ गई, 3,05,200, प्लस जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था 80,000 रुपए का, उसमें से आपने 200 रुपए क्या कर रखे हैं सर, राइट ऑफ कर रखे हैं, क्योंकि 5,000 आपने राइट ऑफ करे थे 4800 के स्टॉक में, तो यानी कि 200 रुपए से आपने अपना स्टॉक क्या कर रखा है, और कम कर रखा है, अंडर वैल्यू कर रखा है। तो उसे क्या करोगे, उसको नॉर्मल करने के लिए आप उसके इफेक्ट को रिवर्स करोगे, मतलब उसे एड बैक कर दोगे, तो लॉस ऑन वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम। यार सिंपल सी बात है ना, मेरे पास कई सारी आइटम पड़ी थी, उसमें से 2 आइटम खराब होगी, और जो 2 आइटम खराब होगी ना उसमें से मैंने कॉस्ट से भी ज्यादा 200 रुपए कम उस पर क्या कर रखा है, स्टॉक को राइट ऑफ कर रखा है। यानी कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो 200 रुपए से अंडर वैल्यू आ रहा है, तो जो मुझे नॉर्मल स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तो जो मैंने अंडर वैल्यू कर रखा है स्टॉक, जितने रुपए से अंडर वैल्यू कर रखा है उतने रुपए से मैं क्या करूंगा, उस फिगर को एड बैक करूंगा। ठीक है, तो मैंने एड बैक कर दिया कितना, 200 रुपए, तो मेरा जो नॉर्मल स्टॉक आ गया, नॉर्मल आइटम का वो आ गया 80,200। तो जीपी रेशो हमेशा नॉर्मल आइटम पे निकलेगी, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम पे प्रॉफिट रेशो अलग होता है। ठीक है, तो जीपी कितना आ गया आपका, बैलेंसिंग फिगर जब निकालोगे तो 1 लाख आ गया, तो जीपी रेशो निकाल दो, दिस 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो यह आपका 25% आ गया जीपी। अब ये जीपी को हम जब करंट ईयर का टिल द डेट ऑफ फायर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, तो वहां पर इसे यूज करेंगे। ये रहा, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब तक का निकलेगा, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 22। आप ये लिख सकते हो 1/1/22 से लेकर आग लगी है 1/4/22 को, तो 31 मार्च 22 तक का कह सकते हो। ओपनिंग स्टॉक कौन सी फिगर लेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक यही वाला लेंगे जो 31/12/21 का ओपनिंग स्टॉक है, वो 1/1/22 का 31/12/21 का क्लोजिंग स्टॉक है, वो 1/1/22 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा 80,200। ठीक है, परचेज इस पीरियड में परचेज जो हुई है वो 75,000 की हुई है, तो परचेज लेके आपने 75,000 की। सेल जो हुई है, सेल हुई है 1 लाख रुपए की, तो सेल ले लिया आपने 1 लाख रुपए की। बट ध्यान रहे, सेल में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो एबनॉर्मल आइटम थी उसमें तो कुछ आइटम बेच दी, 2400 की एबनॉर्मल आइटम को आपने 400 रुपए में बेच दिया, तो यानी कि सेल कितने की हुई है, 2,000 रुपए की हुई है एबनॉर्मल सेल, तो वो आप हटा दोगे,
वो आप हटा दोगे, क्योंकि अब आप जीपी रेशो भी तो नॉर्मल सेल पे निकालोगे, तो एबनॉर्मल सेल जो है वो आपने 2000 रुपए की हटा दी, तो आपकी जो नॉर्मल सेल आ गई 98,000। अब इस 98,000 पे आप जो 25% आपने जीपी निकाला था वो लगाओगे, 24,500 का जीपी आएगा, तो यहां से क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी 81,700। ये क्या है? ये है आपका नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक जो आग में चल गया। जो आग मतलब जब आग लगी तो गोडाउन में कितना स्टॉक था नॉर्मल आइटम का? 81,700। इसमें एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड नहीं है, हटा चुका है एबनॉर्मल आइटम, लेकिन एबनॉर्मल आइटम भी सर जली तो है ना, वो भी तो कुछ ना कुछ बची हुई थी, उसको अलग से कंसीडर किया है। ठीक है, ये सारा चीज करने के लिए ना अलग से आप कंबाइंड अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर आपको ठीक लगती है तो आप इसको पढ़ लेना, नहीं तो आप जो मैंने अभी तरीका बताया उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा? देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 84,100। सर 84,100 कैसा आया? देखो, जो हमारी नॉर्मल आइटम का स्टॉक था वो कितना था? 81,700। जी हाँ, 81,700। ये तो नॉर्मल आइटम है, ये है नॉर्मल, प्लस जो एबनॉर्मल आइटम है वो भी तो बच गई। कैसे बच गई? देखो, 4800 की एबनॉर्मल आइटम थी, कॉस्ट की बात करें, 4800 की कॉस्ट की एबनॉर्मल आइटम थी, जिसमें से 2400 की कॉस्ट की आइटम को हमने बेच दिया। 4800 की कॉस्ट की एबनॉर्मल आइटम थी, जिसमें से 2400 की कॉस्ट को बेच दिया, तो बची कितनी? अभी भी मेरे पास एबनॉर्मल आइटम 2400 की बची हुई है, तो उस 2400 को अगर मैं नॉर्मली कॉस्ट पे लेकर चलूं तो मैं 2400 को यहां पर ऐड करूंगा। ये एबनॉर्मल आइटम है जो बची हुई है। अब एक चीज बताओ, गोडाउन में एबनॉर्मल आइटम भी पड़ी है, नॉर्मल आइटम भी पड़ी है, तो जब आग लगेगी गोडाउन में तो क्या खाली नॉर्मल नॉर्मल आइटम पे लग जाएगी, एबनॉर्मल को छोड़ देगी? नहीं सर, जलेगा तो सब कुछ ही जलेगा ना फिर। ठीक है, तो नॉर्मल आइटम का स्टॉक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से 81,700 निकाल लिया, लेकिन जो एबनॉर्मल आइटम है वो कितनी है? 2400 रुपए की है बची हुई, तो हमारा टोटल स्टॉक कितना आ गया ऑन द डेट ऑफ फायर? 84,100। इसमें से जो हमने स्टॉक बचा लिया वो कितना आ गया? 5,000 रुपए। तो आपका जो 79,100 का है ये आपका बनेगा क्लेम अमाउंट। इतने का आप क्लेम लॉन्च कर सकते हो। मुझे कैसे पता लगा सर इतने का ही क्लेम है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड है। अगर पॉलिसी अमाउंट होता फिर मैं देख लेता प्रोपोर्शनेट करके। ठीक है, तो जितना नुकसान हुआ 79,100 का, उतना ही आपको क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आती है? तो ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी और छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, स्टेप्स हैं इस पे भी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं हमेशा बोलता हूं लॉस ऑफ स्टॉक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस कर जाना। अ फायर अकर्ड ऑन 1st Feb 24 in the premise of Gamma Limited, a retail store. Okay, and the business was partially disorganized up to 30 जून 2024। हुआ क्या? 1st Feb 24 को प्रेमाइस में लग गई आग और 30 जून 24 तक बिजनेस क्या रहा? अफेक्टेड रहा। भाई सिंपल सी बात है, किसी की भी जगह पर अगर आग लगेगी तो एकदम से तो ये है नहीं कि भाई आज अगर आग लगी और कल से उसने अपना धंधा दोबारा चालू कर दिया, नहीं, वो बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने में ना टाइम लग जाता है। तो वो कह रहा है बिजनेस वो रखा था डिस्टर्ब रहा 30 जून 2024 तक, मतलब 5 महीने के लिए बिजनेस क्या रहा सर? डिस्टर्ब रहा। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। अब सर इस पीरियड में ऐसा नहीं है कि काम कुछ नहीं होता, इस पीरियड में भी सेल होती है, लेकिन नॉर्मल की कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, तो वही हमारा जो प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है ना इस पीरियड में, उसका आप इंश्योरेंस ले सकते हो, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। भाई मान लो अगर मैं कोई दुकान चला रहा हूं, मैं कोई स्टोर चला रहा हूं, अब वो स्टोर अगर मान लो स्टोर में लग गई आग और 5 महीने के लिए अगर मेरा स्टोर क्या रहा? डिस्टर्ब रहा, तो मेरा 5 महीना प्रॉफिट का तो नुकसान हुआ, क्योंकि जो मैं कमा पाता उतना मैं नहीं कमा पा रहा, नॉर्मली से कम कमा पा रहा हूं, तो जितना मेरा नुकसान हुआ है प्रॉफिट का, मैं उतने का इंश्योरेंस भी करा सकता हूं। उसे बोलता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, उसका भी क्लेम मिल जाता है। ठीक है, तो 30 जून 2024 तक क्या रहा? बिजनेस डिस्टर्ब रहा। द कंपनी was insured under loss of profit policy for 1,25,000। वो कह रहा है 1,25,000 1,25,000 रुपए का क्या है? पॉलिसी अमाउंट है, इतने की पॉलिसी करा रखी है विद अ 6 मंथ इंडेमनिटी पीरियड। देखो मैक्सिमम जो आपको इंडेमनिटी पीरियड मिलता है वो 6 महीने का मिलता है। मतलब इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये कहता है कि भाई 6 महीने बहुत है, 6 महीने में बिजनेस रीऑर्गेनाइज हो जाता है। कोई भी धंधे में उन्होंने क्या कर रखा है? 6 महीने का एक टाइम पीरियड ले रखा है कि भाई 6 महीने से ऊपर का इंडेमनिटी पीरियड हम कवर नहीं करेंगे। यहां पर तो 5 महीने है, तो सर 5 महीने लू या 6 महीने लू? ध्यान रहे इंडेमनिटी पीरियड कितना लेना है? एक्चुअल और
6 मंथ विच एवर इज लेस, ऑब्वियसली भाई अगर आपका 5 महीने डिस्टर्ब रहा था, इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने तक का मैक्सिमम देती है, तो आपको 5 महीने का तो क्लेम मिलेगा। तो एक्चुअल या 6 महीने विच एवर इज लेस, तो आपका एक्चुअल कितना है 5 महीने, तो आपका इंडेमनिटी पीरियड कितना कवर होगा 5 महीने कवर होगा। सर ये 5 महीने कहां से कहां तक है, 1 फेब 24 से 30 जून 2024 तक, फेब मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने ये इंडेमनिटी पीरियड है। ठीक, सारा डेटा वैसे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा उस हिसाब से ही होता है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। दिस इज एक्चुअल टर्नओवर 1 फेब से 30 जून 24, मतलब जो डिस्टर्ब पीरियड रहा उसमें सेल हुई है, कितनी हुई है 80,000 रुपए हुई है, 80,000 रुपए हुई है, जबकि होनी चाहिए थी ज्यादा। कितनी होनी चाहिए थी उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। वो तेरे के नीचे देखो, टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब टू 30 जून 2023, वो कह रहा है इतने ही पीरियड में लास्ट ईयर सेल कितनी हुई थी। सर इसी टाइम पीरियड में, इस 5 महीने में लास्ट ईयर जो सेल हुई थी वो 2 लाख हुई थी। तो अगर कोई ट्रेंड वगैरह ना हो तो मैं 2 लाख को स्टैंडर्ड टर्नओवर कह सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेंड है वगैरह, हर साल एक्सपेक्टेड है कि 15% की सेल बढ़ती है, तो 2 लाख प्लस 15%, 2 लाख प्लस 15% का ट्रेंड, 2,30,000 विल बी योर स्टैंडर्ड टर्नओवर। कि मतलब अगर आग नहीं लगती तो इस पीरियड में 1 फेब 24 से 30 जून 24 तक जो हमारी सेल हो जाती वो 230 होती, लेकिन हुई कितनी है 80,000 रुपए, तो माइनस 80,000 रुपए, तो 1.5 लाख की सेल कम हुई है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। इसी के ऊपर ही आपका जो जीपी रेशियो निकलेगा वो आपको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। नाउ टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब 23 टू 30 जून 2024 4.5 लाख, इसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर क्या होती है, डेट ऑफ फायर से पिछले 12 महीने की जो सेल होती है उसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। इसको एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। इसमें भी अगर आप ट्रेंड लगा देते हो तो वो बन जाती है एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, एएटी। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 70,000 है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 56,000। स्टैंडिंग चार्ज मतलब फिक्स खर्चे एक तरीके से, वगैरह कुछ फिक्स खर्चों का भी इंश्योरेंस होता है, तो वो फिक्स खर्चे जो थे वो टोटल है 64,000 के, जिसमें से इंश्योर हो रखे हैं 56,000 के, यानी कि 8,000 रुपए के जो खर्चे हैं उन्हें बोलेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज, पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है 4,20,000 रुपए, ठीक है। ये डेटा है, यहां डेटा देख के आपको पता लग जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैसा है। नाउ द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 6,700 विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। अच्छा भाई कंपनी ने इंडेमनिटी पीरियड में 6700 का एक्स्ट्रा खर्चा भी किया, जिसकी वजह से वो कुछ सेल कर पाई, तो इस एडिशनल एक्सपेंस का भी क्लेम मिलता है। लेकिन इसमें 3 क्लॉज होते हैं, तो तीनों में से विच एवर इज लोअर उतने का अमाउंट का क्लेम मिलेगा, वो भी देखते हैं क्या होता है। तो 6700 के एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस है। देयर वाज आल्सो सेविंग ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2450 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ फायर। वो कह रहा है जिस पीरियड में आग लगी ना, तो उस पीरियड में आपके जो फिक्स खर्चे थे उसमें से 2450 रुपए की बचत है। होता क्या है, किसी की अगर मान लो गोडाउन में लग गई आग, शॉप में लग गई आग, क्योंकि प्रॉफिट शॉप से कमाया जा रहा है, तो किसी की अगर शॉप में लग गई आग, तो जो लैंडलॉर्ड वगैरह होते हैं वो कई बार दयालु हो जाते हैं, और वो दयालु होकर क्या कहते हैं कि ठीक है ये पहले ही परेशान हो गया, तो वो रेंट कम कर देते हैं। तो जितना रेंट कम हो गया उसको बोलता है सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। वो दे रही हमें कितनी 2450 रुपए की। वैसे सर दुनिया में होते नहीं है दयालु लोग, लेकिन अगर कोई भला मानुस मिल गया तो वो क्या करेगा, वो आपका फिक्स खर्चों को रिड्यूस कर देगा, उसको बोलते हैं सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, 2450 रुपए का ये। देयर हैड बीन a considerable increase in trade and since the date of last annual accounts, and it has been agreed that an adjustment of 15% to be made in respect of upward trend in turnover। ये ट्रेंड है, वो कह रहे हैं धंधा बढ़ रहा था तो एक्सपेक्टेड था कि भाई जो टर्नओवर है वो 15% इंक्रीज जाएगी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स करने के लिए 15% का ट्रेंड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालते हैं। सबसे पहले पीरियड ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो पॉलिसी पीरियड कितना है 6 महीने का है, लेकिन एक्चुअल जो डिसलोकेशन पीरियड है वो कितना है 1 फेब 24 से 30 जून 24, 5 महीने का है। विच एवर इज लोअर, तो हम क्या लेंगे 5 महीने लेके चलेंगे, ठीक है। डेटा भी हमें उस हिसाब से दे रखा है। जीपी रेशो कैसे निकलती है सर, ध्यान रहे जीपी रेशो का फॉर्मूला लॉस ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंट है। क्या है सर, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स।
जनरली हम क्या करते हैं जीपी रेशो को, तो जीपी डिवाइडेड बाय सेल, लेकिन यहाँ तरीका, यहाँ फॉर्मूला वो नहीं है, यहाँ उल्टा चलेगा। यहाँ चल रहा है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स। तो नेट प्रॉफिट आपकी 70,000 रुपए का, कैसे पता लगा 70,000 रुपए का, ये रहा 70,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज 56,000 डिवाइडेड बाय सेल 420, यानी कि 70 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 420। देखो 70 प्लस 56 डिवाइड बाय 420, तो रेशियो निकलेगी आपकी 30%। ये 30% का आपका क्या है, जीपी रेशियो है फॉर क्लेम पर्पस। बुक्स के लिए जीपी रेशियो नहीं है, ये क्लेम कैलकुलेशन के लिए जीपी रेशियो है। सर ये फॉर्मूले मैंने नहीं बनाए हैं, ये फॉर्मूले इंश्योरेंस एक्ट से उठाए गए हैं। ये जो तरीके हैं सब कहां से उठाए गए हैं सर, इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब इंश्योरेबल अमाउंट निकालते हैं सर, इंश्योरेबल अमाउंट, ठीक है। इंश्योरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर क्या होती है, जिस दिन आग लगे उससे पिछले 12 महीने की टर्नओवर, दैट इज टर्नओवर फॉर 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, वो है 4.5 लाख रुपए। देखो 4.5 लाख रुपए दे रखी होगी, यस ये रही 4.5 लाख रुपए। क्या थी, 1 फेब 23 से 31 जनवरी 24। आग कब लगी है, 1 फेब 24, तो उससे पिछले 12 महीने यानी 31 जनवरी 24, 1 फेब 23 से 31 जनवरी 24, 4.5 लाख की टर्नओवर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, ट्रेंड ले लोगे, 15% अपवर्ड ट्रेंड है, तो 4.5 लाख का 15% यानी कि 67,500, तो इसको बोलता है AAT। इसको क्या बोलेंगे, AAT, 5,17,500। अब 5,17,500 इंटू 30%, इसको बोलते हैं इंश्योरेबल अमाउंट। ये आपका जो लास्ट में फॉर्मूला है ना, वहां यूज होगा, नेट क्लेम इंटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट क्लेम इंटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड, मैं जनरल क्वेश्चन में ऐसे लिखवा देता हूं, इंटू में AAT इंटू जीपी रेशो। वो बात वही है, AAT इंटू जीपी रेशो को इसने इंश्योरेबल अमाउंट बोल दिया, ठीक है। तो वो इंश्योरेबल अमाउंट हमने अलग से निकाल लिया, दैट इज 5,17,500 का 30%, 1,55,250, ये फिगर आ गई आपकी। अब शॉर्ट सेल्स निकाल लेते हैं। शॉर्ट सेल्स क्या होती है सर, शॉर्ट सेल होती है कि जितनी सेल होनी चाहिए थी माइनस जितनी सेल हुई है, तो जितनी कम हुई है सेल उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। उसका प्रॉफिट रेशियो जो होगा ना, वो आपका क्या निकलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। तो शॉर्ट सेल्स देखो, अगर आग नहीं लगती, स्टैंडर्ड टर्नओवर 1 फेब 23 से 30 जून 23, मतलब इंडेमनिटी पीरियड में लास्ट ईयर कितनी सेल हुई थी भाई, सेम इंडेमनिटी पीरियड में लास्ट ईयर कितनी सेल हुई थी, प्रीवियस ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंडेमनिटी पीरियड, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए की फिगर दे रही है आपको, ये 2 लाख रुपए क्या है, ये 2 लाख टर्नओवर 1 फेब 23 से 30 जून 23 तक की, ठीक है। तो 2 लाख रुपए की आ गई आपकी। अब इसमें भी ट्रेंड लगेगा, यस ट्रेंड लगेगा इसमें 15% अपवर्ड। भाई ये तो लास्ट ईयर है ना, सेम पीरियड में लास्ट ईयर सेल हुई है 2 लाख रुपए की, लेकिन अगर कुछ नहीं होता, आग नहीं लगती, तो सेल तो हमारी 15% बढ़ जाती, तो 30,000 रुपए और बढ़ जाती, तो मेरी एडजस्टेड टर्नओवर कितनी होती, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कितनी होती, 2,30,000। लेकिन हुई कितनी है, एक्चुअल टर्नओवर 80,000 रुपए की हुई है। 230 माइनस 80, तो आपकी शॉर्ट सेल्स कितनी कम हुई, सेल 1,50,000। 1,50,000 ये क्या आ गया, आपकी शॉर्ट सेल्स आ गई, ठीक है जी। अब एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम निकालते हैं सर। एडिशनल एक्सपेंस में 3 पैरामीटर चाहिए आपको। एक चाहिए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस जो गिवन है 6700, दूसरा चाहिए आपको जीपी ऑन सेल जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंस, वगैरह खर्चा करके आप कितनी सेल कर पाए, 80,000, उस पे जीपी रेशो कितना है 30%, तो 24,000 रुपए का आपने कमा भी लिया, 24,000 रुपए आपने कमा भी लिया। और थर्ड होता है पैरामीटर आपका, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी इनटू एएटी, जीपी ऑन एएटी डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एएटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो एडिशनल एक्सपेंस है 6700 का, जीपी ऑन एएटी, एएटी थी 5,17,500 ऊपर निकाली, उसका 30% डिवाइडेड बाय 5,17,500 का 30% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 8,000 रुपए। अनइंश्योर्ड कहां से आया, ये रहा अनइंश्योर्ड भाई, 64 लेस 56 अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये सब सॉल्व करोगे अगर आप, तो आपका आएगी फिगर 6372। तीनों में से जो लोअर है उसका क्लेम मिलेगा आपको, तीनों में से लोअर क्या है आपका 6372, तो एडिशनल एक्सपेंस में आपको कितना मिलेगा 6372 का क्लेम मिलेगा। ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस निकाला है। अब क्लेम निकालते हैं, क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, जीपी ऑन शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल है 1.5 लाख, इसका 30% दैट इज 45,000 प्लस एडिशनल एक्सपेंस अलाउेबल 6372
माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2450, 45,000 प्लस 6372 माइनस 2450, 48992 का नेट क्लेम है। 48922 का क्या है सर? नेट क्लेम है। तो क्लेम कितना मिलेगा आपको? क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होगी? मतलब 48992 आपको क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन 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 एक चीज बताओ, आपका 1.5 लाख रुपए का तो इंश्योरेबल अमाउंट है, जिसमें से आपने 1.25 का ही पॉलिसी ले रखी है। मेरे पास 1.5 लाख रुपए का सामान है, मैंने पॉलिसी ले रखी है 1,25,000 की, तो मैंने अपना पूरा इंश्योरेंस तो करा ही नहीं रखा। अंडर इंश्योरेंस का केस है ये, बोलो ना। 1.5 लाख का मेरा सामान है, मैंने 1.25 इंश्योरेंस करा रखा, तो कितना परसेंट इंश्योरेंस हो गया? डिवाइडेड बाय 155, तो ये हो गया आपका लगभग 80.6%। कितना आ गया? 80.6%। तो मेरा जो नुकसान हुआ है 48922 का, तो मेरे को वो पूरा थोड़ी ना मिल जाएगा, उसका 80.6% ही तो मिलेगा। जब आपने अपने सामान का 80% इंश्योरेंस करा रखा है, तो जितना नुकसान हुआ वो पूरा का पूरा क्लेम थोड़ा ना मिलेगा, उसका भी तो 80% ही मिलेगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो ये बोलेगी जब तुमने पूरा इंश्योरेंस करा ही नहीं रखा तो तुम्हें पूरा क्लेम कैसे मिल जाएगा? जितना नुकसान हुआ है उसका भी उतना ही परसेंट तो आपको क्लेम मिलेगा जितना आपने इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया नेट क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। नेट क्लेम 48992, पॉलिसी अमाउंट जो आपने ले रखा था 125 की, और इंश्योरेबल अमाउंट हमारा जो ऊपर निकाला था 155 का। तो इसे वर्किंग कर कुरा के हमारा जो क्लेम निकलेगा वो निकलेगा 39390। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था इंश्योरेंस क्लेम का, जिसको आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन है, आराम से आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हायर परचेज। अब देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एग्जाम में आ जाता है। इसका 7 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स तक में इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें 3 क्वेश्चन डाले हैं। एक क्वेश्चन तो आपका कैश प्राइस निकालना, और हायर परचेजर के बुक्स में एसेट अकाउंट बनाना और हायर वेंडर अकाउंट बनाना, वो सारी चीजें विद रिपोजिशन। एक क्वेश्चन डाला है सिर्फ कैश प्राइस निकालना, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन वगैरह का, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है रिपोजिशन वाला ही, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो डाला है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले आ रहा हूं, जिसमें हम कैश प्राइस निकालना, इंटरेस्ट निकालना, ये सब सीख लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि इसमें कैश प्राइस दे रखा है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, वो टेबल से कैश प्राइस कैसे निकालोगे वो क्वेश्चन नंबर 1 में और 3 में भी यूज होगा। देखो, ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन on hire purchase basis from Kumar Machinery Company Limited on the following terms. कैश प्राइस है 80,000 का, डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट इज 21622। डाउन पेमेंट कितनी जाएगी? 21622। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400, द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट है, हर एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है आपका? 15,400 का, और पहली इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट हो रही है? डाउन पेमेंट के 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कह सकता हूं मैं। डाउन पेमेंट कितनी है? 21622। देखो कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अगर नहीं भी गिवन होगा ना, तो मैं इतने डेटा से कैश प्राइस निकाल सकता हूं। और एक मुझे बस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम का। मतलब अगर ये 3 इंफॉर्मेशन भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहां से कैश प्राइस निकाल सकता हूं। अभी देखते हैं कैसे। मांगा इसमें क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द कैश इंस्टॉलमेंट। एक तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे करोगे, और हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो बताना है। तो इसके लिए एक टेबल बनती है, वो टेबल देखते हैं। इस टेबल का नाम देते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कैश प्राइस ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज। ठीक है, तो देखते हैं। आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना होता है। तो एंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट नंबर, रिवर्स कैलकुलेशन चलेगी। टोटल 5 इंस्टॉलमेंट है, तो 5 4 3 2 1 0, 0 भी लिख दिया। 0 मतलब होता है डाउन पेमेंट वाली। ठीक है, बैलेंस ड्यू आफ्टर द इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट के बाद कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो लिखना है आपको। देखो 5th इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो यहां कोई बैलेंस अमाउंट होगा? नहीं होगा, तो नील है ये। चलो पहले कॉलम की हेडिंग देखते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे हर इंस्टॉलमेंट के बाद कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपको लिखना है। फिर यहां पर आ जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अगला कॉलम किसका हो गया? इंस्टॉलमेंट अमाउंट का। यहां पर आ जाएगा क्यूमुलेटिव अमाउंट। क्यूमुलेटिव अमाउंट में क्या आएगा? बैलेंस ड्यू प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट 10%, मतलब ये जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है इसमें 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ये जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है
ये जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है दैट इज कॉलम नंबर 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। 10 मतलब रेट, तो रेट कितना 10% है, तो 10 डिवाइडेड बाय रेट 100 प्लस रेट। और पेड प्रिंसिपल, हर इंस्टॉलमेंट पे प्रिंसिपल कितना होगा, अगर आप इंस्टॉलमेंट दैट इज कॉलम नंबर 3 में से आप कॉलम नंबर 5 इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, 3 माइनस 5 कर दोगे, तो आपका हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी निकल आएगा, सॉरी हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी निकल आएगा। दोबारा समझो, कॉलम पहले आपने डाला कॉलम नंबर 1 में हर एक इंस्टॉलमेंट, रिवर्स कैलकुलेशन कर दी है। सेकंड कॉलम में डाला कि हर इंस्टॉलमेंट के बाद कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कॉलम नंबर 2। फिर आपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन है कॉलम नंबर 3। क्यूमुलेटिव अमाउंट वो निकलेगा अमाउंट ड्यू प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो 4 जो निकलेगा वो निकलेगा 2 + 3। फिर इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ है, तो कॉलम नंबर 5 कैसे निकलेगा 4 इंटू 10 बाय 110, मतलब 4 इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 5, तो 6 जो कॉलम है वो निकलेगा आपका 3 माइनस 5। तो ये कॉलम समझ में आते हैं आपको, ये यूज होंगे, तो ये फॉर्मेट आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब एक एक कॉलम को पढ़ते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की। तो मुझे बताओ क्या फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के बाद कोई अमाउंट ड्यू बचेगा? सर फिफ्थ तो लास्ट इंस्टॉलमेंट था, उसके बाद कोई अमाउंट ड्यू बचेगा नहीं। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी उसके बाद थोड़ी ना कोई बैलेंस ड्यू होगा, तो वो हो जाएगा नील। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 15,400। क्यूमुलेटिव अमाउंट कैसे निकलेगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस बैलेंस ड्यू, तो वो निकलेगा 15,400। अब 15,400 में 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 15,400 इंटू 10 बाय 110 करो तो ये आएगा 1400। तो 15,400 में इंटरेस्ट कितना हो गया 1400। अब प्रिंसिपल कितना होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दैट इज 15,400 माइनस 1400 का इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया आपका 14,000। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करी है 15,400, उसमें 1400 तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है और 14,000 क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है। तो ये आप एक तरीके से पेमेंट शीट बना रहे हो, पेमेंट शेड्यूल कह सकते हो, पेमेंट शेड्यूल आप बना रहे हो। नाउ बैलेंस ड्यू आफ्टर द इंस्टॉलमेंट, बताओ बैलेंस ड्यू आफ्टर द इंस्टॉलमेंट कितना होगा, मुझे बताओ। सब प्रिंसिपल कितना है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जब स्टार्ट हुई तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 14,000। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट के एंड पे हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 14,000 है। वो कैसे निकलता है 14,000 ये वाला, ठीक है। और पुराने वाला जोड़ते रहोगे, पुराने वाला पहले तो नील था, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस ड्यू आफ्टर फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना बचेगा 14,000, क्योंकि तभी तो यार सुनो ना 14,000 पे ही तो आपने फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लगाया, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद आपका अमाउंट कितना बचेगा 14,000 ही तो बचेगा। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, एक सेकंड रुको बस, देखो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। मैंने आपको बोला कि मुझे आपसे फोर्थ ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे मैंने आपसे बोला कि मुझे आपसे 100 रुपए अभी और लेने हैं। मैंने बोला कि 100 रुपए फोर्थ ईयर के एंड पे मुझे अभी आपसे और लेना है, तो फिफ्थ ईयर का जो ब्याज लगेगा, फिफ्थ ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपए पे तो लगेगा। मैं फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपको बोल रहा हूं कि मेरे को 100 रुपए अभी आपसे और लेने हैं, तो फिफ्थ ईयर पे जो मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा वो 100 रुपए भी तो लगाऊंगा, ठीक है। तो यही चीज है, जब फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई, फोर्थ ईयर के एंड पे या फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग पे मैं कह रहा हूं 14,000, तो फिफ्थ ईयर के एंड पे बिगिनिंग में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 14,000 पे तो लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना जब फिफ्थ ईयर में 14,000 पे इंटरेस्ट लगा, तो फोर्थ ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहा होगा 14,000 रहा होगा, ठीक है। नाउ इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना 15,400, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 29,400। सर 14,000 तो नेक्स्ट बार में पे करना है और 15,400 अभी पे करना है, तो टोटल 29,400 पे करना है। तो इंटरेस्ट 29,400 में इंक्लूडेड होगा, 29,400 में 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 29,400 इंटू 10 बाय 110 करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 2672। पॉइंट्स में आ रहा है तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, तो 2672 ले लिया, यहाँ पर 2673 भी ले सकते हो, तो 2672 ले लिया। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, सर फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है 15,400, 15,400 में से ये 2672 का इंटरेस्ट लेस किया तो आपका 12,728 आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि थर्ड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग होगा, फिफ्थ ईयर वाला तो है ही 14,000, और जो फोर्थ ईयर के एंड पे निकल के आया, बिगिनिंग में निकल के आया कितना 12,728 वो भी होगा। यानी कि टोटल थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा आपका 26,728, जिसमें से 12,000 पे इंटरेस्ट तो फोर्थ ईयर पे लग जाएगा और 14,000 पे इंटरेस्ट फिफ्थ ईयर पे लग जाएगा। ये ध्यान से समझना, इतनी डिटेल में अपनी रेगुलर क्लास में भी समझाता हूं।
तो 26,728 बैलेंस ड्यू आफ्टर इंस्टॉलमेंट होगा थर्ड ईयर के एंड पे। थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम है 15,400, ठीक है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, जोड़ोगे दोनों को तो 42,128। अब 42,128 में 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 42,128 इंटू 10/110, तो ये बनता है सर 3829, 3830 कर लो, 3830, ठीक है। तो 15,400 माइनस 3830 करोगे तो 11,570, ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर में कितना होगा, पुराने वाला 26,728 प्लस 11,570, तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया 38,298। इंस्टॉलमेंट है 15,400, क्यूमुलेटिव अमाउंट इज 53698, दोनों को जोड़ोगे 53698 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 53698 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू में 10, तो ये हो गया आपका 4882, 4882। तो 15,400 माइनस 4882 कितना हो गया 10158। ये हर इंस्टॉलमेंट में क्या निकाल रहा हूं मैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहा हूं। फिर अगला फर्स्ट ईयर में के एंड में 38,298 पुराने वाला तो है ही आउटस्टैंडिंग सारा, और 10518 ये पिछले साल से निकल के आ गया, तो 48816 इसमें 15,400 जोड़ोगे तो 64216, 64216 में अगर आप 10% का इंटरेस्ट इंक्लूड है यानी कि 64216 इंटू 10/110 करोगे तो 5838। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 15,400 के इंस्टॉलमेंट में 5838 का तो इंटरेस्ट ही है, तो 9562 इज योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक। नाउ 48816 9562 जोड़ोगे तो 58372। अब कितनी इंस्टॉलमेंट है बिगिनिंग में 21628, सर इसमें तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो 73788 डाउन पेमेंट। भाई पहले में तो इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग में तो कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो ये निल होगा, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, ही आपने पे करा डाउन पेमेंट जिसे आप कहते हो, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, अभी जो फिगर आती है ना, अगर आप ये सारी इंस्टॉलमेंट जोड़ोगे, ये सारी इंस्टॉलमेंट जोड़ के जो अमाउंट निकल के आता है इसको बोलता है हायर परचेज प्राइस। सारी इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट जोड़ के जो अमाउंट आता है इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस, ठीक है। ये सारे इंटरेस्ट को अगर आप जोड़ते हो तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट, और सारे अगर प्रिंसिपल को जोड़ लेते हो, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं कैश प्राइस। ओके सर, कैश प्राइस। क्वेश्चन में मांगा क्या था सर, क्वेश्चन में इसने मांगा था आपसे, क्वेश्चन में इसने मांगा था कि एक तो इंटरेस्ट अमाउंट बता दो और हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो बता दो, तो ये सारी चीज मांगी थी, बट मोस्टली क्वेश्चन में ये भी चाहिए होता आपको, तो ये टेबल आपके काम आएगी, तो टेबल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट करके दे रहा है इन दिस क्वेश्चन कैश प्राइस इज ऑलरेडी गिवन 80,000 एंड इज कंफर्म बाय द अबव कंपटीशन। हमने इसको सारे को जोड़ लोगे ना आप तो आपका 80,000 आएगा, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। ये मैंने एक कैलकुलेशन डाला ताकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी आ जाए। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, रिपोजिशन वाले पे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। वरुण कुमार बॉट 2 cars from Ray Motors Private Limited on 1/4/21 on the following terms। क्या टर्म्स है, 2 गाड़ियां खरीदी, डाउन पेमेंट है 6 लाख, पहली इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 420, सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज 490, और थर्ड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 550, ठीक है। Interest is charged at 10% per annum. Interest rate is 10%. Varun Kumar provide depreciation at 25% on the diminishing balances. तो जो हायर परचेजर है उसने डेप्शन की, उसकी पॉलिसी क्या है 25% WDV बेसिस। ऑन 31/3/24, सर 31/3/24 कब बनेगी, 1/4/21 को गाड़ी खरीदी है, तो यानी कि डाउन पेमेंट 1/4/21 को होगी, पहला साल एंड होगा 31/3/22, दूसरा साल होगा 31/3/23 और तीसरा होगा 31/3/24। मतलब तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद या तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करते टाइम, ये कह दो बात नहीं, सॉरी टाइम, वरुण कुमार फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट। ऑब्वियसली 31/3/24 को थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, वो उसने पे नहीं करी, अपॉन विच रे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड रीपोजेस्ड 1 कार, ठीक है। तो जो रे मोटर्स है वो एक गाड़ी ले गए उठा के। हायर परचेज के एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होता है कि जो हायर वेंडर है वो गुड्स को रीपोजेस कर सकता है। वरुण कुमार एग्रीड टू लीव 1 कार विद रे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ कार अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, क्योंकि वो एक गाड़ी ले गया ना, जो कंपनी थी हायर वेंडर था वो एक गाड़ी ले गया, ठीक है। तो यानी कि जो कह रहा है एक गाड़ी की वैल्यू से वो उसने अपना अमाउंट एडजस्ट कर लिया और एक गाड़ी उसके पास ही है। द कार टेकन ओवर was valued on the basis of 40% डेप्शन एनुअली ऑन रिटर्न डाउन बेसिस। वेंडर हमेशा ज्यादा डेप्शन लेता है। मान लो
मैं वेंडर हूं, आप बायर हो, मैंने आपको अपना सामान बेचा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, और आप मुझे क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो विद इंटरेस्ट। अब मान लो इंस्टॉलमेंट आपने बीच में पे करनी बंद कर दी, तो आपने मान लो मुझसे 2 आइटम ली थी, चलो एक ही आइटम ली थी, तो एक आइटम मैंने आपको दी थी, अब आप पे नहीं करे तो मैं वो आइटम ले जाऊंगा, लेकिन वो आइटम को मैं कैसे वैल्यू करूंगा, आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी के हिसाब से या मेरी, सब मैं अपने हिसाब से वैल्यू करूंगा ना, वेंडर मैं हूं, जब मैं लेके जा रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से वैल्यूएशन निकालूंगा, और मैं हमेशा डेप्रिसिएशन ज्यादा ही चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि आपने मेरा सामान क्या कर दिया होगा, बहुत ज्यादा मिसयूज किया होगा, खराब कर दिया होगा। कोई बंदा इतना दानवीर नहीं होगा, वो ये बोलेगा कि भाई ठीक है मैं इसको कम रेट पे लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरे सामान को बहुत हिफाजत से बहुत अच्छे से रखा है। नहीं सर, भले ही आपने बहुत अच्छे से रखा हो, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि आपने मेरा सामान खराब कर दिया होगा। तो मैक्सिमम केसेस में हायर परचेजर को लॉस ही होगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी भी है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें परचेजर को प्रॉफिट हो जाता है, तो उसमें घबराना मत कि प्रॉफिट कैसे हो गया, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको बोल रहा हूं लॉस होगा। ठीक है, इसका रीजन यही है कि वेंडर हमेशा वैल्यू को, सामान को कम वैल्यू पे लेकर जाता है। ठीक है ना। नाउ तो ये वेंडर का डेप्शन है, वेंडर कैसे ले रहा है डेप्शन, 40% डेप्शन ले रहा है रिटर्न डाउन बेसिस पे। नाउ द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर्स अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट was paid by वरुण कुमार आफ्टर 3 months विद इंटरेस्ट एट 20%। ठीक है, वो जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट जो है वो वरुण कुमार ने कैसे पे किया, 3 महीने बाद पे किया 20% इंटरेस्ट के साथ। ओके जी, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द कार, क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दे रहा, तो कैश प्राइस निकालना है, एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट, तो वो टेबल बनानी पड़ेगी आपको, जो भी सिखाई मैंने आपको। देन प्रिपेयर कार अकाउंट एंड रे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट in the books of Varun Kumar, assuming books are closed on 31st March every year, figures may be rounded off to the nearest rupee। ठीक है, तो गाड़ी का अकाउंट बनाना है आपको और हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, तो पहले कैश प्राइस निकालते हैं, तो कैश प्राइस की कंपटीशन एंड इंटरेस्ट की कंपटीशन। एंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3, 2 और 1। इसमें डाउन पेमेंट अलग से नहीं लिया, नहीं तो आप 0 करके भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो डाउन पेमेंट मैं अलग से भी दिखा दूंगा। ठीक है, बैलेंस ड्यू आफ्टर द इंस्टॉलमेंट, एक कॉलम ये हो गया, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया, क्यूमुलेटिव अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया 10% का, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो बताओ लास्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उस पर बैलेंस ड्यू कितना होगा, नील होगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 550, तो ये 550 ले लो यहां पर। क्यूमुलेटिव अमाउंट अगेन 550, 550 में 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 550 इंटू 10/110 करोगे आप, तो कितना आएगा 50,000। तो 550 की इंस्टॉलमेंट में 50,000 का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 लाख रुपए का। ठीक है, अगली इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस ड्यू होगा वो कितना होगा, पुराने वाला तो निल, और पीछे से जो 5 लाख का प्रिंसिपल निकल के आया वो, क्योंकि उस पर तो अगला इंटरेस्ट लगेगा, तो 5 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 490 का, तो क्यूमुलेटिव अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख प्लस 490 990, 990 में 10% इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 90,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो 490 माइनस 90, प्रिंसिपल अमाउंट इज 4 लाख। उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट पे 5 लाख तो पिछले वाला था वो ले लिया आपने, और 4 लाख पिछली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल निकला था वो, तो टोटल 9 लाख हो गया। 420 की इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 13,20,000, तो 13,20,000 में 10% इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटू 10/110 करोगे तो इंटरेस्ट आएगा 120। नाउ 420 माइनस 120, तो आपका जो प्रिंसिपल निकलेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में निकलेगा 3 लाख रुपए। नाउ हर एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट, एक तो ये मांगा था हर एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट, तो ये सारे इंटरेस्ट हो गया हर एक इंस्टॉलमेंट में, और कैश प्राइस मांगा था, कैश प्राइस कैसे निकलेगा, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख, तो 5 और 4 9 और 3 12, तो कैश प्राइस कितना हो गया, कैश प्राइस भी बोल सकते हो कॉस्ट भी बोल सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ द कार इज 12 लाख रुपए का, तो कैश प्राइस प्लस 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करिए वो, तो टोटल कितना हो गया 18 लाख रुपए। 18 लाख में 2 गाड़ियां ली थी, तो 9 लाख रुपए कॉस्ट आ गई एक गाड़ी की, 9 लाख रुपए कॉस्ट आ गई एक गाड़ी की। ठीक है, नाउ अब वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वैल्यूएशन ऑफ कार एज पर बायर भी निकाल लेते हैं और एज पर वेंडर भी निकाल लेते हैं। डेप्शन रेट क्या है सर, बायर का रेट है 25% पर एनम ऑन कैश प्राइस, और वेंडर का जो डेप्शन रेट है वो है 40% पर एनम कैश प्राइस। ध्यान रहे दोनों ही WDV बेसिस फॉलो कर रहे हैं, SLM भी हो सकता है, तो आपको डेप्शन मेरे हिसाब से अच्छे से आता ही होगा, तो आप अकॉर्डिंगली करना काम, डेप्शन का खेल है इस चैप्टर में। वैल्यू ऑफ कार 1,421 को कितनी है 18 लाख, पहले बायर का देखते हैं 18 लाख, डेप्शन 25% लगाओगे तो 450 लेस होगा, तो कितनी वैल्यू रह जाएगी 1,422 को 1350,
फिर इस पे लगेगा 25% 22-23 का 375, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 1/4-23 को 10,12,500। फिर इस पे डेप्शन लगेगा 23-24 का, तो वैल्यू डेप्शन कितना हो जाएगा 253,125, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 759,375। बस अभी इतना छोड़ दो। नो वेंडर के हिसाब से 18 लाख 40% लगेगा 720, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 1080। फिर उसका 40% लगेगा 432, तो वैल्यू कितनी रहेगी 648। फिर उसका 40% लगेगा 259,200, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 388,800। ठीक है, अब एक गाड़ी लेकर गया, एक गाड़ी लेकर गया, एक गाड़ी लेकर गया कितने में सर, ये 759,375 जो है वो दो गाड़ियों की WDV है 31/3/24 को, तो एक गाड़ी की कितनी होगी 379,688 डिवाइडेड बाय 2 करना है, जस्ट सिंपल। क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 कर दो ना। और जो गाड़ी बची है वो भी कितने की है 379,687 की। वेंडर ने वैल्यू करा है 388,800, तो वेंडर एक गाड़ी कितने में लेके गया होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो 194,400 की। ठीक है, अब इसको अकाउंट में डालते हैं। एसेट अकाउंट देखो, कार अकाउंट, कार अकाउंट सबसे पहले 1/4/21 को टू फेयर वैल्यू मोटर्स अकाउंट, फिर क्या नाम है, गलत लिखा है, रे मोटर्स अकाउंट आएगा, ये फेयर वैल्यू वर्ड पता नहीं क्यों लिखा है, तो इसको आप रे मोटर, जो भी वेंडर का नाम है ना वो लिखना आपको, रे मोटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, डेप्शन लगा दोगे 31/3/22 का, ऊपर डेप्शन चार्ट जो हमने बना लिया वहां से ले लिया आपने 25% का, तो ये बैलेंस शीट हो गया 31/3/22 का। नाउ 1/4/22 बैलेंस बीडी 1350, फिर अगेन डेप्शन लगेगा 337,500 का। ठीक है, बैलेंस शीट आ गया आपका। फिर 1/4/23 को बैलेंस बीडी 10/12/500, फिर अगेन डेप्शन लगेगा 25% का 253,125, तो बैलेंस कितना निकल के आ गया। अच्छा यहां छोड़ देना 253,125। अब वो एसेट ले गया, वो एसेट ले गया, ये किसी क्वेश्चन का कॉपी हो गया, फेयर वैल्यू, तो रे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कितने में ले गया, देखो एसेट कितने में ले गया 194,100 में। अब ध्यान रहे देखो 379,688 का एसेट वो 194,100 में 194,400 में ले गया। 379,688 का एसेट 194,400 में ले गया, तो परचेजर को लॉस हो गया कितने का 185,288 का। कितने का लॉस हो गया 185,288 का लॉस हो गया, तो ये लॉस हो गया बाय लॉस ऑन टेक ओवर 379,688 माइनस 194,400 185,288 का, बाकी बैलेंस शीट ही बच गया। ठीक है, ये कार अकाउंट हो गया। ऐसे ही आप वेंडर का अकाउंट बना लो, रे मोटर्स का। रे मोटर्स में आएगा गाड़ियां खरीदी थी, तो बाय कार 18 लाख। अब पहले तो 3 साल तक 2 साल तक तो नॉर्मली पेमेंट करी है, तो बाय कार इंटरेस्ट लगेगा पहले 18 लाख माइनस 6 लाख 10%, वो इंटरेस्ट टेबल से मिल जाएगा आपको। हर जो इंटरेस्ट था आपका ये आ जाएगा भाई, पहले इंटरेस्ट 120 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 50 हो गया। वैसे भी आप देख सकते हो 18 लाख में से पहले 6 लाख की डाउन पेमेंट चली गई, तो 12 लाख पे इंटरेस्ट लेगा 10% 120। ठीक है, तो पेमेंट कितनी होगी आपकी 420 की, तो बैलेंस सीडी कितना बच गया 9 लाख रुपीज। ठीक है, नाउ 1/4/22 को बैलेंस बीडी 9 लाख। ठीक है, अगला इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस 9 लाख पे लगेगा ना 10% 90,000। ठीक है, पेमेंट कितनी हुई है 490 की, तो बैलेंस शीट कितना बचेगा 5 लाख रुपए। अब 1/4/23 को बैलेंस बीडी इस 5 लाख इंटरेस्ट लग जाएगा पहले 5 लाख पे 10% 50,000 का। नाउ अब पेमेंट नहीं करी है उसने, अब पेमेंट नहीं करी है, लेकिन वो गाड़ी ले गया, तो वैल्यू जो है वो कार से एडजस्ट हो रही है, कार टेकन ओवर 194,400 की कार ले गया, तो कार डेबिट हो गई। ठीक है, तो अकाउंट एडजस्ट हो गया। बैलेंस कितना बच गया 31/3/24 को 355,600। नाउ क्वेश्चन में ये कह रहा था 3 महीने बाद पेमेंट करी है, तो 31/3/24 से 3 महीने अगर आप आगे बढ़ोगे तो पहले बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लो 1/4/24 को, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 355,600। 3 महीने बाद पेमेंट करी है 20% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से। क्वेश्चन में रेट गिवन था, पढ़ो क्वेश्चन में ये लाइन पढ़ो, द बैलेंस अमाउंट आफ्टर अबव एडजस्टमेंट इज पेड by वरुण कुमार आफ्टर 3 months एट विद इंटरेस्ट एट 20%। सब पर एनम नहीं लिखा, तो जब भी टाइम लिखा होता है ना तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि पर एनम होगा ही होगा, वैसा होना चाहिए पर एनम, लेकिन नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे सब पर एनम है, तभी टाइम का यूज है। नहीं तो फ्लैट भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा फ्लैट नहीं हो सकता, फ्लैट अगर होता तो टाइम नहीं देता। तो अगर रेट में कुछ नहीं लिखा और टाइम दे रखा तो आप एज्यूम कर लेना रेट के साथ पर एनम है। तो आप एक काम करो, अब पहले इंटरेस्ट लगा दो, पहले इंटरेस्ट लगा दो कितना 30/6/24, 3 महीने बाद क्या डेट होगी 30/6/24 बाय इंटरेस्ट 355,600 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर 20% 3 महीने का, तो 17,780 का इंटरेस्ट लगेगा, और ये सारी उसने पेमेंट कर दी है, तो टू बैंक 373,380 अकाउंट सेटल। क्लियर है सर? अगर मान लो क्वेश्चन में ये पेमेंट करने वाली बात नहीं होती
तो मैं क्या करता, मैं क्वेश्चन को बस यहीं पर ही छोड़ के आया था। अगर ये पेमेंट वाली बात नहीं दे रही होती ना तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाता। जस्ट यहां पर मैं बैलेंस सीडी छोड़कर आया था, मेरा क्वेश्चन यहीं पर ही ओवर हो जाता। क्लियर है, बात समझ में आती है? ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपका हायर परचेज का। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी क्या कहता है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। Z Associates purchased 7 trucks on hire purchase on 1st July 2021। 7 ट्रक खरीदे। The cash price of each truck is 1 lakh। तो पर ट्रक कैश प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए। तो 7 ट्रक की कैश प्राइस कितनी होगी? 7 लाख रुपीज। द कंपनी हैज टू पे 20% ऑफ द कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड बैलेंस इन 5 half yearly installments starting from 31st December 21 with the interest at 5% per annum at half yearly rates। ध्यान से पढ़ना है लाइन। वो कह रहा है 7 लाख, टोटल कैश प्राइस कितना हो गया? टोटल कैश प्राइस इज 7 लाख, ठीक है। 20% डाउन पेमेंट है, तो डीपी कितनी आ गई? 20%, 140। बैलेंस कितना बच गया? 560। वो कह रहा है 560 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में जाएगा। ये जो 560 का अमाउंट है ये 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में जाएगा। तो कितना अमाउंट हो गया? 560 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो हर इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल जाएगा वो जाएगा 1,12,000 रुपए, और हर एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5% पर एनएम के हिसाब से हाफ ईयरली में। तो 5% पर एनएम मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट अगर 5% है तो आधे साल का कितना होगा? 2.5%। तो 2.5% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी अमाउंट है प्रिंसिपल का इंटू 5% इंटू 6/12। तो बात तो एक ही है, मैंने रेट को याद कर दिया 2.5%। ये बात समझ में आती है यहां तक? ठीक है। ऑन द कंपनीज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30th जून 2022। अच्छा, वो कह रहे 30 जून 2022 को इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, 1 जुलाई 21 को खरीदा, तो पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू कब हो रही है? 31 दिसंबर 21 को। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है 30 जून 2022 को। सेकंड इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं कर पाया, मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट उसने पे करी है। It was agreed that company would return 3 trucks to the vendor and remaining 4 truck would be retained। ठीक है, वो कह रहा है दूसरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो बायर ने क्या करा? वेंडर को 3 ट्रक वापसी कर दिए और 4 ट्रक उसने अभी भी अपने पास रखे हुए हैं। द वेंडर अलाउ हिम अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। द वेंडर अलाउड हिम a credit for the amount paid against these 3 trucks less 25%। वो कह रहा है वेंडर जो ये ट्रक लेकर जा रहा है ना उसके अगेंस्ट कुछ उसे डिस्काउंट देकर जा रहा है, हायर परचेजर को कुछ बेनिफिट देकर जा रहा है। वो कह रहा है कि मैं ट्रक के अगेंस्ट कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ट्रक आपसे जो लेकर जा रहा हूं उसमें मैं कुछ भी वैल्यूएशन नहीं लगा रहा हूं। वो कह रहा है थोड़ी बहुत वैल्यूएशन लगा रहा हूं। कितनी वैल्यूएशन लगा रहा हूं या कितना डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तुम्हें? जो भी तुमने ट्रक के अगेंस्ट अमाउंट पे करा, 3 ट्रक के अगेंस्ट जो भी तुमने अमाउंट पे करा है वो लेस 25%। ध्यान से, जो भी परचेजर ने 3 ट्रक के अगेंस्ट अमाउंट पे करा है, मतलब अगर उसने इंटरेस्ट पे करा है ना तो इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट अलग है, इंटरेस्ट तो एक सेपरेट खर्चा है ना। वो कह रहा है ट्रक के अगेंस्ट जो भी पे करा है, तो मैं ये कह सकता हूं सर ट्रक के अगेंस्ट एक तो डाउन पेमेंट पे करी है और एक इंस्टॉलमेंट पे करी है उसका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो 3 ट्रक के अगेंस्ट जो भी अमाउंट पे करा है लेस 25%, उसमें से भी 25% काट कर वो डिस्काउंट वेंडर जो है वो बायर को दे रहा है एट द टाइम ऑफ रीपोजेशन। ओके, शो द रेलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर, परचेजर एंड वेंडर, वेंडर के भी मांगे हैं। शो एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 30th जून एवरी ईयर, depreciation 20% per annum is charged on the trucks, depreciation rate is 20%। vendor after spending 2000 on repairs sold away all the 3 trucks for 80,000। क्योंकि वेंडर के अकाउंट बुक्स में भी अकाउंट मांगे हैं तो गुड्स रीपोजेशन अकाउंट का एक पॉइंट दे रखा है आपको कि भाई वेंडर ने क्या करा, जो गुड्स वो रीपोजेस करके लेके गया तो उसमें 2000 का खर्चा किया और 80,000 में वो ट्रक्स बेच दिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा कुछ। तो पहले बात करते हैं हायर परचेजर की। तो सर हायर परचेजर में ट्रक अकाउंट बनेगा, एक साथ 21 को ट्रक खरीदे टू हायर वेंडर अकाउंट, आप नाम भी लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ ट्रक इज 1 लाख ईच, तो 60 ट्रक की कॉस्ट कितनी होगी? 7 लाख। 30 जून 2022 को बुक्स क्लोज हो रही है तो डेप्शन लगेगा, डेप्शन रेट इज 20%।
कितना हो गया 140 का। अभी इतना अमाउंट छोड़ दो, ये वाला इसके आगे का छोड़ दो। अभी वेंडर अकाउंट में आओ। सर वेंडर अकाउंट में 1/7/21 को बाय ट्रक 7 लाख, 20% तो डाउन पेमेंट चलेगी, तो 1/7/21 को 2 बैंक 7 लाख का 20% 140। अब पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 21 को है, हर 6 महीने पे इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो पहला इंटरेस्ट लगेगा 31/12/21 को, कितना 7 लाख माइनस 140, दैट इज 560 का कितना परसेंट, 2.5%, 14,000 का इंटरेस्ट लग गया। इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 31/12/21 को, इंस्टॉलमेंट हो जाएगी देखो कितनी, 1,12,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 14,000, तो 1/12 प्लस 14 करोगे तो कितनी होगी 1/26। इसने क्या कर रखा है, इसने 560 का 20%, भाई 5 इंस्टॉलमेंट है तो हर एक इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल जाएगा वो 20% जाएगा ना, तो 560 का 20% प्लस इंटरेस्ट जोड़ दिया, ठीक है। अब 30 जून को इंटरेस्ट तो लग ही जाएगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा सर, इंटरेस्ट लगेगा 560 में से 1,12,000 लेस कर दो, क्योंकि 1/12 तो प्रिंसिपल था, 448। तो ये 448 कैसे निकला, ये 448 निकला 560 में से 1,12,000, 448। तो 448 का 2.5%, 448 का क्या सर 2.5%, दैट इज 11,200 रुपए का इंटरेस्ट निकला, ठीक है। अब ये छोड़ देना कैलकुलेशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट लग गया, लेकिन अब उसने पेमेंट नहीं करी है। अब आप क्या करोगे, अब पहले निकालते हैं कि सर वेंडर ने कितना क्रेडिट अलाउ किया अगेंस्ट 3 ट्रक्स, टोटल अमाउंट कितना पे किया अगेंस्ट 7 ट्रक्स, 140 की तो डाउन पेमेंट होगी और 1,12,000 रुपए ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, इंटरेस्ट भी तो पे करा है। भाई साहब इंटरेस्ट जो पे करा है वो ट्रक के अगेंस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो आपने एक तरीके से लोन जो लिया है, ट्रक को फाइनेंस कराया है, उसकी कॉस्ट है, तो वो ट्रक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं है, वो जो आपने फाइनेंस करवाया है उसकी सेपरेट कॉस्ट है वो, तो इंटरेस्ट ट्रक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं मानी जाएगी। तो ट्रक के अगेंस्ट पेमेंट एक तो डाउन पेमेंट होगी और प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो टोटल कितना पे करा, 60 ट्रक्स में 252 पे कर दिया, लेकिन ये 60 ट्रक का है, तो टोटल अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक्स, देखो 252 अगर 60 ट्रक का है तो 3 ट्रक का कितना होगा 3/7, दैट इज 1,08,000। वो कह रहे कितना क्रेडिट अलाउ होगा, जो भी अमाउंट पे करा 1,08,000 लेस 25%, तो कितना क्रेडिट अलाउ होगा 81,000 का क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। अब देखते हैं लॉस ऑन सरेंडर ऑफ 3 ट्रक्स। देखो बुक वैल्यू ऑफ 3 ट्रक्स कितनी होगी, अगर आप यहां अकाउंट से बुक वैल्यू देखना चाहते हो तो देख लो, 140 का तो डिडक्शन लग गया, तो कह सकते हो आप 1 लाख इंटू 3 लेस 20% ऑफ 3 लाख 240, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 7 लाख माइनस 140, 7 लाख माइनस 140 दैट इज 560। तो 560 जो WDV है वो 60 ट्रक की है, तो 3 ट्रक की कितनी होगी 240 होगी ना, तो 240 में से ये जो इसने क्रेडिट अलाउ किया है वेंडर ने वो लेस होगा, तो यानी कि कितना नुकसान हो गया 159। भाई सिंपल सी बात है, मेरे ट्रक 3 ट्रक आपके पास पड़े हैं 240 के, मैं वो लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैंने बोला रुको रुको रुको, या आपने मुझे बोला कि सर कुछ डिस्काउंट तो दे दो, पूरे के पूरे ट्रक ऐसे ही ले जाओगे क्या, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं 81,000 का डिस्काउंट है, तो 240 के ट्रक 81,000 डिस्काउंट काट कर ले गया, तो आपको नुकसान कितने का हुआ 240 लेस 81,000 दैट इज 159। ये बॉटल है, ये बॉटल है 200 रुपए की, आपने इस बॉटल के पैसे नहीं दिए, आपने इस बॉटल के थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे, पूरे पैसे नहीं दिए, तो ये बॉटल मैं आपसे लेके जा रहा हूं 200 रुपए की, वापसी लेके जा रहा हूं, तो मैं आप मेरे को बोलोगे सर मैं कुछ तो दे चुका, वो तो बेनिफिट दे दो, मैंने कहा ठीक है 25% माफ, तो 200 का 25% निकलेगा 1/4 50 रुपए, ठीक है, तो 50 रुपए माफ, तो यानी कि आपको नुकसान कितना होगा, ये बॉटल ले गया पूरी में, तो आपको नुकसान कितना हो गया 50 रुपए आपको बेनिफिट देगा, तो 150 का तो नुकसान ही हो गया ना, 150 रुपए का क्या हो गया नुकसान हो गया, तो ऐसे यहां पर लॉस कितना हो गया 159 का। अब इसको अकाउंट में डाल दो, बाय हायर वेंडर कितना 81,000 में लेके गया वो 3 ट्रक्स, ठीक है, लॉस कितना हो गया 159 का, तो बैलेंस कितना बच गया आपका 320 का, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो यहां पर 2 ट्रक 81,000, ठीक है, तो कितना बैलेंस बच गया 378,200 का। अब आपको वेंडर की बुक्स में अकाउंट बनाना है, सर वेंडर की बुक्स में परचेजर का अकाउंट जेड एसोसिएट्स 1/7/21 को एचपी सेल 7 लाख, जो पैसा मिला 140, फिर इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का 14,000, इंस्टॉलमेंट मिली 1/26 की, फिर इंटरेस्ट लग गया 11,200 का, लेकिन अब गुड्स रिपोजेस हो गए कितने के 81,000 में, और बैलेंस कितना बच गया 378,200, मतलब जो ऊपर आपने वेंडर का अकाउंट बनाया है वो वेंडर की बुक्स में उसका उल्टा अकाउंट बनेगा परचेजर का। अब गुड्स रिपोजेस, सर गुड्स रिपोजेस में आएगा ये वाली 81,000, तो ये बैनर्जी एंड कंपनी नहीं आएगा, ये आएगा जेड एसोसिएट्स,
जेड एसोसिएट्स कितना 81,000, ठीक है। अब इस पे 2,000 का खर्चा किया टू कैश, एक्सपेंसेस इनकर करे 2,000, और उसे 80,000 में बेच दिया बाय बैंक 80,000, तो यहां पर वेंडर को भी रीपोसेस गुड्स बेचने में नुकसान होगा, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नुकसान होता है, कितना 3,000 रुपए का नुकसान हो गया, फायदा भी हो जाता है, कहीं पर नुकसान भी होता है, ठीक है। तो ये आपके हायर परचेज के क्वेश्चन थे, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे हायर परचेज के, ठीक है जी। चलिए